हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं राहुल सिंह आप सबके साथ एक बार फिर अपने इस चैनल स्काई हाई इंस्टीट्यूट पे। और जैसा कि आप लोगों को ऑडिट का इंपॉर्टेंट वीडियो, जीएसटी फुल कवरेज वीडियो और हमारे वेबसाइट पे इको का इंपॉर्टेंट, ऑडिट का इंपॉर्टेंट, टैक्स का इंपॉर्टेंट ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है। तो कई बच्चों से मैंने एक सजेशन मांगा था कि भाई टैक्स का इंपॉर्टेंट के लिए मैं कैसे वीडियो बनाऊं, क्योंकि काफी कमेंट्स आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि भैया मैं आपसे ही पूछ लूं, तो मैंने इसलिए आपसे पूछा और जैसा रिस्पॉन्स आया सबको पता है कि आंसर क्या है। सेकेंड ऑप्शन की सर हौले हौले धीरे धीरे करवा दीजिए, लास्ट का प्रेशर मत लीजिए। बट उसमें एक कमेंट मुझे पसंद आया, आई डोंट रिमेंबर द नेम, कि सर आप अभी करवा दीजिए जैसे आप करवा रहे हैं, बट लास्ट दिन एक बार आ जाइएगा, तो कुछ डाउट्स होगा तो वो मैं पूछ लूंगा। तो वो मैं गारंटी देता हूं कि मैं अभी करवा देता हूं और मैं लास्ट दिन लाइव आऊंगा, लाइव डाउट लूंगा और जितना ज्यादा हो सकता है मैं आपका हेल्प जरूर करूंगा, सपोर्ट जरूर करूंगा। हेल्प तो नहीं सब यूज कर सकते, आई विल सपोर्ट यू ऑल, दैट व्हाट आई कैन एश्योर यू। तो सबको पता है कि टैक्स का इंपॉर्टेंट पेपर पैटर्न जो आपको मिला है, टैक्स का इंपॉर्टेंट जो मिला है, आइए इसको एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। तो हमने आप लोगों को बताया कि भाई टैक्स में दो सेक्शन है, एक आपका डायरेक्ट टैक्स है और एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। इनडायरेक्ट टैक्स 40 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, छोटा है। डायरेक्ट टैक्स 40 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर में जो सिलेबस कवर्ड है, एक है आपका टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, फर्म असेसमेंट, इंटरेस्ट, एडवांस टैक्स, टीडीएस, ये सारी चीजें कवर्ड है, राइट। और भी कुछ कुछ है जैसे असेसमेंट है, ये है वो है, बट इन जनरल हम अगर बात करें तो इसकी ये चीज कवर है। तो बेटा एक चीज समझना, इसमें अपने को ऑप्शन ले लेना चाहिए, जो आपको मैं दोनों करवा दूंगा, जो आपको बेस्ट लगता है आप उसको कवर करना। ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है। ये अगर बच्चा अच्छे से कर लेता, थ्योरी भी है कुछ कुछ, जैसे पैन है, रेगुलर असेसमेंट है, रिलेटेड रिटर्न है, वो थ्योरेटिकल पार्ट है। तो ये हमारा पूरा ये 15 मार्क्स कवर करता है और ये हमारा 25 मार्क्स कवर करता है, वो थ्योरी को लेकर। एग्जाम का पेपर पैटर्न समझा रहा हूं। पेपर पैटर्न मैंने आपको ऑलरेडी अपने नोट्स में अपलोड कर दिया है, तो मैं उस पर भी डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। अब मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर में दो पार्ट आ रहा है, एक आ रहा है जीएसटी और एक आ रहा है कस्टम। देखो जहां तक मुझे लगता है कि जीएसटी आपका 25 से 30 मार्क्स कवर कर लेगा और कस्टम जो है वो 10 से 15 मार्क्स कवर कर लेगा। ज्यादा चांस 10 मार्क्स का, 15 के लिए कम चांस है। जनरल वालों के लिए 15 मार्क्स इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट ऑनर्स वालों के लिए 10 मार्क्स ही इंपॉर्टेंट है, ये मुझे लगता है। ऑनर्स वालों को कस्टम में सम्स आएगा, बहुत इजी होता है सम्स, बहुत इजी होता है, बस कुछ बातों को ध्यान से सुन ले तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूं 10 में 10 आप लेकर आओगे। अब ये 15 मार्क्स जो बच जाता है, ये सॉरी 5 मार्क्स का जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो जनरल के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको मैं कुछ कुछ थ्योरी डिस्कस कर दूंगा। ऑनर्स वाला भी सुन ले। लेट्स से कि अगर कुछ बदलाव हुआ पेपर में तो हम एक सेफ साइड में खड़े रहेंगे। क्लियर है यहां तक? अब रहा बात जीएसटी का, तो देखो बेटा जीएसटी का मैंने डिटेल वीडियो, मैंने तोड़ मरोड़ के नहीं, डिटेल वीडियो मैंने लेक्चर डाला है, वो आप देख सकते हो। अब इस पे जो इंपॉर्टेंट सम्स है वो मैं आज डिस्कस कर लूंगा। तो पहले हम कस्टम से स्टार्ट करके छोटा छोटा खाना, पहले थोड़ा थोड़ा खाना पेट में डालना शुरू करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हम इस कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं कि हम कस्टम को पहले, जीएसटी को उसके बाद और फिर डीटी को करेंगे। ठीक है, चलिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कस्टम ड्यूटी, जो कि 10 से 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल श्योर शॉर्ट एग्जाम में है, 5 मार्क्स का थ्योरी मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है।
ऑनर्स होता है, जनरल में फिर कहूंगा भैया प्रैक्टिकल ही अटेंड करना, जल्दी होता है, इजी होता है। ओके, अब थोड़ा सा कस्टम ड्यूटी के बारे में हम समझ लेते हैं। देखो कस्टम ड्यूटी के अंदर में कस्टम जो होता है इसके अंदर में दो पार्ट आता है, एक होता है इंपोर्ट और एक होता है एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है इंडिया के अंदर में सामान लाना। ये हमारा इंडिया है, इंडिया का मैप कैसे ही बना पाऊंगा, उससे अच्छा से नहीं बना पाऊंगा। और एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया से सामान को बाहर लेके जाना। ठीक है, ये जो है ये हमारा फर्स्ट शेड्यूल में कवर्ड है और ये जो है ये हमारा सेकंड शेड्यूल में कवर है। तो ये हमारा शेड्यूल में इस तरीके से कवर है। कस्टम जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट जो है वो फर्स्ट शेड्यूल में कवर है और एक्सपोर्ट जो है वो सेकंड शेड्यूल में कवर है। ठीक है बेटा, ओके। इंपोर्ट का मतलब पता ही है, ब्रिंगिंग गुड्स इनटू इंडिया। एक्सपोर्ट मींस सेंडिंग गुड्स आउटसाइड इंडिया। अब देखो एक चीज को समझो, तुम अगर देश के प्रधानमंत्री होते, तुम अगर देश का मंत्रालय संभालते, तुम अगर देश का एडमिनिस्ट्रेशन संभालते, तो तुम किसको बढ़ावा देते? ऐसे समझो सर, हम किसको बढ़ावा देते? हम ना इंपोर्ट को देते कि एक्सपोर्ट को देते? सर हम एक्सपोर्ट को देते, क्योंकि यहां पर हम गुड्स को तो इंडिया के बाहर भेज रहे हैं, बट रिटर्न में मुझे इंडिया में पैसा आ रहा है, रुपी पैसा घर पे आ रहा है। और यहां पे मेरे घर से सामान, घर पे सामान आ रहा है और घर से पैसा जा रहा है। तो यहां पर पैसा मेरे घर से जा रहा है और यहां पैसा मेरे घर पे आ रहा है। तो मैं एक्सपोर्ट को बढ़ावा दूंगा, इंपोर्ट को नहीं। करना पड़ता है, हर कंट्री को करना पड़ता है, लेकिन बढ़ावा आप किसको बढ़ चढ़कर बोलोगे तो वो है एक्सपोर्ट। सर ऐसा बात आप क्यों समझाएं? ऐसा एग्जाम में नहीं पूछेगा कि अरे भैया तुम प्रधानमंत्री हो, क्यों? रीजन ये है कि गवर्नमेंट ने इंपोर्ट के ऊपर टैक्सेस ज्यादा लगा के रखा है, एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्सेस कम लगा के रखा है। ये रीजन था मुझे बताने का, क्योंकि यहां पर इंडिया के घर से पैसा जा रहा है, इसलिए सरकार ने यहां पर आपको कुछ ज्यादा टैक्सेस जोड़ दिया है। एक्सपोर्ट में टैक्सेस कम है। क्लियर? ओके। तब सर टैक्सेस क्या क्या जोड़ा हुआ है एक बार वो भी समझ लेते हैं हम लोग। तो देखिएगा बेटा, कस्टम जो है कैसे आपका टैक्स, इंपोर्ट के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, इंपोर्ट के केस में किस तरीके से कस्टम के ऊपर टैक्स लगता है। सबसे पहला ड्यूटी जो टैक्स का लगता है वो है बेसिक कस्टम ड्यूटी। क्या लगता है? बेसिक कस्टम ड्यूटी। ये एक स्टैंडर्ड रेट होता है जो इन जनरल सबके लिए लगाया जाता है। कुछ कुछ समय पे कुछ कुछ कंट्री के साथ कुछ कुछ गुड्स के लिए हम प्रिफरेंशियल रेट अप्लाई करते हैं। तो एक बार समझ लो, बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है, मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूं। बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है स्टैंडर्ड रेट और एक है प्रिफरेंशियल रेट। स्टैंडर्ड रेट वो होता है जो नॉर्मल सबके ऊपर लग रहा है। इन जनरल रेट जो यूज हो रहा है दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड रेट। सर प्रेफरेंशियल रेट क्या होता है? प्रेफरेंशियल रेट, प्रेफरेंस का मतलब ये हो रहा है कि आप किसी को तवज्जो दे रहे हैं। अब वो तवज्जो कैसे दे रहे हैं? या तो आप किसी कंट्री को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, या तो आप किसी गुड्स को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। दैट इज कॉल्ड प्रेफरेंशियल रेट। पक्का बात? तो बेसिक कस्टम ड्यूटी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है स्टैंडर्ड रेट और एक है प्रेफरेंशियल रेट। एग्जाम पैटर्न व्यू में थ्योरेटिकली आपसे दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, या बोल सकता है भैया बेसिक कस्टम ड्यूटी के बारे में 5 मार्क्स एक्सप्लेन करो, तो यू विल एक्सप्लेन स्टैंडर्ड रेट एंड प्रेफरेंशियल रेट। प्रैक्टिकल अप्रोच में इसका कोई जरूरत नहीं पड़ता। प्रैक्टिकल अप्रोच में स्टैंडर्ड रेट ही चलेगा, वो सीधा सीधी बेसिक कस्टम ड्यूटी बोलेगा। कोई दिक्कत? अच्छा, तो इंपोर्ट के ऊपर पहला टैक्स क्या लगा सर? बेसिक कस्टम ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी के बाद एक नया टैक्स, एक सरचार्ज बोलते हैं, सोशल वेलफेयर सरचार्ज। फुल फॉर्म है सोशल वेलफेयर
सरचार्ज। ये सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो है वो सिर्फ इंपोर्ट पे लगेगा, एक्सपोर्ट पे कभी नहीं लगेगा। ठीक है, किस पे लगेगा बेटा? सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट पे। ओके, अब ध्यान से सुनिए, इंपोर्ट करते समय आपके सामने अभी दो टैक्स सामने आ गया, वो है पहला बेसिक कस्टम ड्यूटी और दूसरा है सोशल वेलफेयर सरचार्ज। एसडब्ल्यूएस किस पे लगेगा? ओनली ऑन इंपोर्ट, नॉट ऑन एक्सपोर्ट। परफेक्ट बात। ओके, अब मैं एक एक करके आता हूं। ये हो गया आपका गुड्स के ऊपर लगने वाला कस्टम, यहां तक जो लग रहा है वो आपका कस्टम, हालांकि और भी चीज जुड़ेगा, थोड़ा हटा दो उसको। अब इसके बाद आपके ऊपर लगता है आईजीएसटी अंडर सेक्शन 3 सब सेक्शन 7, जो कि काउंटर वेलिंग ड्यूटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? सीवी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो अभी तक आपने क्या देखा? इंपोर्ट करते समय आपके ऊपर 3 टैक्स सामने लगा। बेसिक कस्टम ड्यूटी सब पे लगेगा, एसडब्ल्यूएस ओनली ऑन इंपोर्ट, आईजीएसटी ये भी इंपोर्ट पे ही लगेगा, एक्सपोर्ट पे नहीं लगेगा, या इंपोर्ट पे ही समझो, अभी एक्सपोर्ट पे बात नहीं करेंगे। इसके साथ कभी कभी इन सम केसेस कंपनसेशन सेस लगता है। 3 सबसेक्शन 9। अब भैया कंपनसेशन सेस क्या होता है, इसके बारे में हमने जीएसटी में बताया है। जीएसटी का वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज देख लेना। ठीक है, कंपनसेशन सेस एक तरीके का सेस है जो स्पेशल प्रोडक्ट्स पे लगता है। सर स्पेशल प्रोडक्ट किसको बोल रहे? सर स्पेशल प्रोडक्ट बोल रहे हैं सिगरेट, टोबैको, एयरेटेड वाटर जो विराट कोहली लेता है, ड्रिंक करता है, पीता है, लग्जरी कार, पान मसाला, इन सारे चीजों पे 15% का कंपनसेशन सेस लगता है। तो अगर आप कोई इस तरीके का गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपके ऊपर कंपनसेशन सेस लगेगा, और अगर आप कुछ इस तरीके का स्पेशल प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आपके ऊपर कंपनसेशन सेस नहीं लगेगा। तब आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ये 3 लगेगा, आई गेस दिस इज क्लियर। देखो ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से सुनना, कौथा मत समझना। ओके, फिर से तो पहला क्या लगा बेटा? बेसिक कस्टम ड्यूटी, फिर लगा एसडब्ल्यूएस, फिर लगा आईजीएसटी। कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर? सर ये तो समझ गए हमारे ऊपर इन जनरल 3 टैक्स लग रहा है, बीसीडी, एसडब्ल्यूएस और आईजीएसटी। प्लीज 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 डू रिमेंबर दिस सेक्शन। लिख दोगे, चिपका दोगे, फायदा ही होगा, नुकसान तो कुछ होने वाला नहीं। ठीक है, ओके। अब किसके ऊपर कौन सा टैक्स लगता है ये समझना होगा। देखो यहां ध्यान रखना, आपके सबसे पहले आएगा एसेसेबल वैल्यू। क्या आएगा? एसेसेबल वैल्यू। इसके ऊपर ऐड होगा बेसिक कस्टम ड्यूटी। ये बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है वो एट एसेसेबल वैल्यू लगता है, मतलब जो भी रेट होगा उस एसेसेबल वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद आएगा एसडब्ल्यूएस। ये एसडब्ल्यूएस जो है ऑन बीसीडी लगता है। किस पे लगता है? बेसिक कस्टम ड्यूटी। पक्का बात? इसका जो टोटल आएगा इसके बाद लगेगा आईजीएसटी अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 7। कोई दिक्कत? ये जो लगेगा वो इस वाले वैल्यू पे लगेगा, दैट इज ऑन एसेसेबल वैल्यू प्लस बीसीडी प्लस एसडब्ल्यूएस। कोई दिक्कत? सर एक बार थोड़ा नंबर्स में बात करें, कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है? ये समझोगे तो ही समझ कर पाओगे।
देखते अभी मैंने क्या कहा बेटा, लेट्स से एसेसेबल वैल्यू है तुम्हारा 1000, बेसिक कस्टम ड्यूटी का रेट दिया हुआ एट द रेट 10%, SWS दिया हुआ एट द रेट 10%, ये हमेशा फिक्स रहता है, ये चेंज नहीं होता है। और IGST अंडर सेक्शन 3 सब सेक्शन 7 रेट है एट द रेट 12%। ठीक है, आइए तो सबसे पहले हम एसेसेबल वैल्यू लिखेंगे, कितना है बेटा 1000। अभी मैंने कहा कि एसेसेबल वैल्यू के ऊपर लगेगा बेसिक कस्टम ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी किस पे लगेगा सर, ऑन एसेसेबल वैल्यू। कितना परसेंट है 10%, तो 1000 का 10% कितना हो गया 100। ठीक है, बेसिक कस्टम ड्यूटी के बाद क्या लगेगा SWS, ये किस पे लगेगा ऑन BCD। कितना परसेंट सर 10%, तो 100 का 10% कितना हो गया 10, कितना हो गया बेटा 1110। अब लगेगा इसके ऊपर IGST, और IGST किस पे लगता है इन तीनों के टोटल पे, दैट इज 111। जो भी परसेंट आ रहा है 12% ले लिया, मैं अगर इसको फ्लैट रखता हूं, सिंपल रखता हूं, 10% कर देता हूं तो 111। आई गेस दिस इज क्लियर। ये जो टोटल वैल्यू आएगा यही तुम्हारा एक्चुअल वैल्यू होगा, लैंडेड वैल्यू होगा, कोई दिक्कत पक्का बात। फिर से एक बार भाई मेरे, सोना नहीं है भाई, फिर से बेसिक कस्टम ड्यूटी किसके ऊपर लगेगा एसेसेबल वैल्यू, सर SWS किस पे लगेगा BCD के ऊपर, IGST किस पे लगेगा एसेसेबल वैल्यू BCD प्लस SWS के ऊपर। याद रख लो, दिल में बैठा लो, 10 मार्क्स घर पे। ठीक है, चलो बेटा लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग थोड़ा डेटा पे चलते हैं और नोट्स पे थोड़ा ध्यान देंगे। तो ये हमारे बारे में है कि सर कस्टम ड्यूटी क्या होता है। तो कस्टम ड्यूटी मींस अ टैक्स व्हिच इज levied बाय द गवर्नमेंट on import of goods into India and export of goods outside India. It is a central tax and mainly imposed on imported goods. Generally, government levies export duty on a very few items due to export promotion. मैं कह रहा था, the different types of duties are this basic custom duty. तो बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या होता है, इस levied under section 12 of the Custom Act। ये आप पढ़ लीजिएगा, वैसे तो मैंने आपको बता दिया है जानकारी के लिए। ठीक है, डिफरेंट रेट्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वो आपको ऑलरेडी बताया गया है। देखो ये मैं बता रहा था कि फर्स्ट शेड्यूल जो होता है वो इंपोर्ट ड्यूटी के बारे में बात करता है, और सेकंड शेड्यूल जो है वो गुड्स लायबल टू एक्सपोर्ट ड्यूटी के बारे में बात करता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना, क्लियर। ओके, बेसिक कस्टम ड्यूटी में आप 2 रेट्स अभी बता रहे थे, स्टैंडर्ड रेट एंड प्रेफरेंशियल रेट। स्टैंडर्ड रेट इज चार्ज वेयर देयर इज नो प्रोविजन फॉर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, मतलब इन जनरल वाले। प्रेफरेंशियल रेट्स कब लगता है, फ्रॉम द एरिया नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट एज प्रेफरेंशियल एरिया, ड्यूटी बी चार्ज एट प्रेफरेंशियल रेट्स इज अप्लाइड ओनली वेयर द ओनर ऑफ द आर्टिकल। अच्छा, ये ऐसे नहीं होता, ये जो ओनर होता है वो अप्लाई करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करता है। तो ये लॉजिक है, ये इसको आपको समझ लेना है, क्लियर। देखो आइडिया लेकर पढ़ो तो मजा आता है चैप्टर करने में, खाली सम्स करने उतरोगे तो फंस जाओगे। देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ ड्यूटी। पहला है, ये कुछ अलग टाइप का ड्यूटी होता है, ये थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, सेफगार्ड ड्यूटी। अब होता क्या है, आपको सब कुछ पता है। देखो कुछ साल पहले तक चाइना से, आज भी आता है बट कंपेयर टू पहले से बहुत कम हुआ। चाइना से जो गुड्स आता था काफी कम रेट में आता था, आज भी आता है बट मेड इन इंडिया का प्रमोशन हो रहा है। तो सरकार को ये समझ में आया कि भाई चाइना में से जो गुड्स आ रहा है वो हमारे इंडिया के मार्केट को डंप कर रहा है, क्योंकि लार्ज नंबर में कंटेनर पे कंटेनर माल आ रहा है। इंडिया का मार्केट जो है धीरे धीरे डंप हो रहा है। एक सस्ता रेट, एक बल्क क्वांटिटी सस्ते रेट पे आ रहा है, इंडिया का प्रोडक्ट कोई ले नहीं रहा, सबको पता है। जाओगे बाजार में चाइना प्रोडक्ट मिल रहा है जिसका कोई गारंटी नहीं, हम लोग इंडियन प्रोडक्ट पे गारंटी है। ठीक है,
तो बात समझ में आ रहा है, चाइना प्रोडक्ट का गारंटी नहीं था, बट क्योंकि इसका दाम कम था लोग इसके ऊपर कूदा। सरकार ने कहा कि भाई दाम कम है, पहला तो वो पॉइंट होता है, क्वालिटी खराब है वो तो खरीदने के बाद होता है, खरीद बिक गया तो कोई मतलब ही नहीं है। तो लोगों, सरकार ने हमारे इंडियन मार्केट को बचाने के लिए एक ड्यूटी इंपोज किया जिसका नाम है सेफगार्ड ड्यूटी सेक्शन 8। हालांकि चाइना के लिए एक अलग सेक्शन बनाया गया था 9C, ठीक है, बट एक एग्जांपल दे रहा हूं चाइना के लिए। The central government imposes safeguard duty on specified imported goods to be satisfied that the goods are being imported in large quantities and they are causing serious injury to domestic industry. Is imposed for the purpose of protecting the interest of any domestic industry in India, aiming to make it more competitive। मतलब क्या मतलब, अब मान लो हम कोई गुड्स को यहां इंडिया में 20 रुपए में बेच रहे हैं या बना रहे हैं, बेच रहे समझ लो, और चाइना से वो माल 10 में आ गया, तो अब क्या हो रहा है कि सर आदमी इसकी जगह इस पे जाएगा। तो सरकार ने कहा कि भाई ये लार्ज नंबर पे आ रहा है, ये मार्केट खत्म हो जाएगा, इंडियन मार्केट खत्म हो जाएगा, हम इसके ऊपर ना एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे, एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाएंगे सेक्शन 8 के हिसाब से, और 10 का माल 15 कर देंगे। फिर भी इतना ज्यादा कम रेट होता था कि फिर भी लोग उसी के पीछे भागते थे। बट सरकार अब तो नहीं कर सकता ना, बोले नहीं 100% का ड्यूटी लगे, ऐसा तो नहीं कर सकता। जो रेट वो लगा सकता है वही कर पाएगा, बट कंसेप्ट को समझो, ठीक है बेटा। आगे एंटी डंपिंग ड्यूटी, मार्केट को जो डंप करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्यूटी, सेक्शन 8, सेक्शन 9, या थ्योरेटिकली है, प्लीज एक बार पढ़ लीजिएगा प्लीज। इसके बारे में हम आपसे पहली बात कर ली, एडिशनल कस्टम ड्यूटी और काउंटर वैल्यू ड्यूटी सीबीडी अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 और 3 सबसेक्शन 9। 3 सबसेक्शन 7 talks about the IGST, 3 सबसेक्शन 9 talks about the cess, that is compensation cess। क्या ये सब पे लगेगा? नहीं सर, ये कुछ गुड्स पे लगेगा। क्या ये सब पे लगेगा? हाँ सर, ये सब पे लगेगा, ठीक है। देखो, गुड्स इंपोर्टेड टू इंडिया आर नाउ सब्जेक्टेड टू IGST नॉट CVD। पहले CVD बोला था, एक्चुअली देखो CVD ना, मैं समझ रहा हूं अभी भी CVD 4 पार्ट में डिवाइड, 3 सबसेक्शन 3, 3 सबसेक्शन 5, 3 सबसेक्शन 7, 3 सबसेक्शन 9। अभी इन जनरल 7 और 9 चलता है। 7 सब पे लग रहा है IGST, स्पेसिफिक गुड्स पे 3 सबसेक्शन 9 भी लग रहा है। सर 3 और 5 क्या है? 3 सबसेक्शन 3 था एक्साइज, 3 सबसेक्शन 5 वैट, जो वो गुड्स जिसके ऊपर GST लिवाइड नहीं है उसके ऊपर 3 सबसेक्शन 5 और 3 सबसेक्शन 3 और 3 सबसेक्शन 5 लगता है। क्लियर? क्योंकि इन जनरल अभी सारे गुड्स पे GST लिवाइड है, इसीलिए उस पे क्या लग रहा है? 3 सबसेक्शन 7 इन टोटल। और 3 सबसेक्शन 7 किस पे लगता था बता? IGST कौन से वैल्यू पे लगता है? एसेसेबल वैल्यू प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस SWS, ये याद रखना रे, ठीक है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत? 3 सबसेक्शन 7 खत्म। 3 सबसेक्शन 9 स्पेसिफाइड गुड्स पे सेम रेट पे 15% का रेट लगता है, वो फिक्स्ड है। ओके सर, सेक्शन के बारे में यहां बोला है कि नहीं? देखो मैंने कहा ना, हाउएवर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड टोबैको products are outside the scope of GST, hence CVD and special CVD are applicable to them as usual। मतलब ये कौन सा? 3 subsection 3 and 3 subsection 5। बट ठीक है यार, कितना जानकारी लोगे, ठीक है। अब HWS के बारे में बात कर चुके, सोशल वेलफेयर एज पर सेक्शन 110, HWS is divided into collection of the goods imported into India as a duty of custom of the goods specified in the first schedule। फर्स्ट शेड्यूल में कौन था रे? फर्स्ट शेड्यूल में इंपोर्ट था, सेकंड शेड्यूल में एक्सपोर्ट था। मैंने कहा था SWS ओनली ऑन इंपोर्ट नॉट ऑन एक्सपोर्ट टू द कस्टम टैरिफ इज कैलकुलेटेड द रेट ऑफ 10%। मैंने कहा था ये फिक्स्ड है 10% ऑन द एग्रीगेट ऑफ ड्यूटीज, मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी के ऊपर, एंड दिस इज डिवाइडेड कलेक्टेड अंडर सेक्शन 12 दैट इज बेसिक कस्टम ड्यूटी। दिस सरचार्ज इज इन एडिशन टू एनी अदर ड्यूटीज ऑफ कस्टम और टैक्स। अब मान लो तुमसे SWS के नोट्स पूछते, सर ये तो लिख दिए एट द रेट 10% ऑन इंपोर्ट लगता है,
चार्ज ऑन बेसिक कस्टम ड्यूटी। अब इससे तो 5 मार्क्स नहीं मिलेगा ना, तो कैसे मिलेगा? ध्यान से सुनो, इस एसडब्ल्यूएस का फायदा समझो। ये एसडब्ल्यूएस से कलेक्ट किया गया पैसा हम सोशली यूज करते। देखो क्या बोल रहे हैं, सोशल वेलफेयर के लिए यूज करते हैं। गवर्नमेंट मतलब क्या बोलते हैं, इन द नेम ऑफ एजुकेशन, इन द नेम ऑफ सोसाइटी, इन द नेम ऑफ वेलफेयर, इन द नेम ऑफ कोई भी समाज के सेवा के लिए इस पैसे का इस्तेमाल होता है। कौन सा पैसा? एसडब्ल्यूएस। किस पे लगता है? बीसीडी। कब लगता है? जब इंपोर्ट करते हैं। कितना लगता है? 10%। क्लियर है क्या भाई? एक बात बोलो, बहुत मेहनत कर रहा हूं, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, मुझे तो पता ही। अगर क्लास पसंद आ रहा है, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। देखो, आई एम नॉट अ वेरी गुड सेल्समैन, ठीक है, जो मैं बार बार बोलते रहूंगा। एनीवे, तो एसडब्ल्यूएस इज टैक्स एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द बेसिक कस्टम ड्यूटी। पहले ही बात कर चुके हैं। प्रोडक्टिव ड्यूटीज पढ़ लेना, कुछ है इसमें। Theoretical part, I mean to say that. I'm not saying कि कुछ नहीं है, theoretical part. Now, very important portion arises. Date relevant for determination of rate of exchange. Very important. देखो, rate of exchange बड़ा सिंपल है. The rate of exchange, मैं तुमको एकदम सिंपल लॉजिक बताता हूं और फिर आप इसको समझिएगा, ठीक है? मेरी बातों को सुनिएगा, इसको भी मत देखिए। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो कौन से डेट का रेट लेंगे? रेट तो हर दिन चेंज होता है ना, कौन से डेट का रेट लेंगे? डेट होगा उस दिन का जिस दिन आपका बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट हुआ था या फाइल हुआ था, जैसा बोलो। पक्का बात? सर कौन सा डेट का रेट लेंगे? रेट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? रेट की। लेकिन कौन से डेट का लेंगे? सर डेट होगा बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट डेट, ठीक है? पक्का बात? सर मान लीजिए, लेट्स से आपका बिल ऑफ एंट्री है 11/9 और अराइवल ऑफ गुड्स है 15/9। कौन सा डेट का लेंगे? कौन से डेट? मान लो यहां पे रेट है तुम्हारा 60 और यहां है 61, तो हम इसको बाद में देखेंगे, ये पोर्शन को बाद में देखेंगे, हम पहले ये देखेंगे। और इसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा, तो हमको क्या चाहिए? बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री कौन सा डेट पे? 11/9। इस दिन का जो रेट होगा हम उसको लेंगे। क्लियर बात? आइए, the price shall be calculated with reference to the rate of exchange as imposed. Rate of exchange बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, सब गलत करवा देता है, इसीलिए थोड़ा अलग से इस पर डिस्कशन करते हैं। As imposed on the date of which the bill of entry is presented under section 46 or a shipping bill of export as the case may be. The price shall be calculated with reference to the rate of exchange as imposed on the date. कौन सा? In case of import, date on which a bill of entry is presented. In case of export, date on which a shipping bill of export, यानी shipping bill का जो डेट है वो डेट ले। पक्का बात? फिर से, रेट किस डेट का? फिर से, रेट किस डेट का? इंपोर्ट के केस में बिल ऑफ एंट्री, एक्सपोर्ट के केस में शिपिंग बिल। कोई दिक्कत? इंपोर्ट के केस में बिल ऑफ एंट्री, एक्सपोर्ट के केस में किसका? शिपिंग। क्या किसकी बात कर रहे हैं बेटा? रेट का नहीं सर, रेट के डेट का। सर ये आप ना बड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं, ये रेट के डेट का क्या मतलब है? बताता हूं रे पगले, अभी 2 मिनट लगेगा तुमको कंफ्यूज करने में, इसीलिए मैं स्क्रीन को चेंज करता हूं। समझो, मान लो बिल ऑफ एंट्री और इंपोर्ट का बात करें, अराइवल ऑफ गुड्स, दो केस है। रेट, डेट 15 जनवरी
18 जनवरी। रेट यहां पे आरबीआई, सीबीआईसी, दो आदमी रेट दे रहा है और मान लो ठीक है, 2 आदमी का रेट, इनका रेट है 80, इसका रेट है 70, इसका रेट है 78, इसका रेट है 80। फंसा दिए ना, डेट भी है रेट भी है। तो पहले क्या देखोगे? डेट। सुनो मेरा बात को याद करवाने, पहले क्या देखोगे? डेट। सर डेट के लिए आपने क्या कंसेप्ट बताया था इंपोर्ट के केस में? याद कर रहे? डेट के केस में क्या बोले थे? डेट के केस में बोले थे बिल ऑफ एंट्री पकड़ो। सर बिल ऑफ एंट्री क्या है? 15 जनवरी। मतलब कुछ भी बोलिए सर, हमको यही देखना है, यस और नो। पहला पार्ट क्लियर। अब किसका रेट लेंगे? हमेशा सीबीआईसी का रेट। किसका रेट लेंगे? हमेशा सीबीआईसी का रेट। बोलो अभी क्लियर है क्या? पहले पकड़े डेट, फिर पकड़े रेट। रेट किसका? सीबीआईसी का। डेट किसका? बिल ऑफ एंट्री का। बोलना रे अभी क्लियर क्या? समझो, डेटा दिखाते हैं, पढ़ते हैं इसको ना। तो इन केस ऑफ इंपोर्ट कौन सा डेट लेंगे? डेट ऑन व्हिच ऑफ बिल ऑफ एंट्रीज, और ये डेट ऑन व्हिच। नाउ रेट ऑफ एक्सचेंज इज द रेट ऑफ एक्सचेंज determined by the board, that is the CBIC. Now the rate of exchange is notified by CBIC, RBI and foreign exchange. बहुत जन करता है। For the purpose of custom rate notified by CBIC shall be considered. बोला था ना रे, हमको किसका मतलब? सिर्फ और सिर्फ CBIC का। किसका मतलब? CBIC का। बोलो क्लियर है क्या? अच्छे से दिमाग में उतारो। दो शब्द है तुम्हारे सामने, रेट, रेट, डेट। पहले कौन देखोगे? पहले किसको देखोगे? डेट। किसका? डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री। रेट किसका? सीबीआईसी का। आगे मैं एक बार देखता हूं, अगर ऐसा क्वेश्चन मैंने डाला है तो मैं उसको भी दिखा देता हूं। देखो मजेदार, देखो क्या बोला? डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री क्या है? 24 फरवरी। और डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड मतलब जिस दिन सामान आया वो क्या है? 3 मार्च। 2 डेट दिया, फंसाएगा पक्का ना? अभी हम रेट की बात नहीं कर, मतलब ये ड्यूटी की रेट की बात नहीं कर रहे, अभी हम एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब एक्सचेंज रेट किसका लेंगे बेटा? जिस दिन बिल ऑफ एंट्री हुआ, दैट इज 24 फरवरी। और किसका मानेंगे? 71 सीबीआईसी का। हाँ या ना? बोलो कोई दिक्कत? पक्का बात? देखो 71 समझ में आ रहा है? पक्का ना? सर एक्सचेंज रेट किसका लेंगे? सर उस दिन का डेट को मानेंगे जिस दिन डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री हुआ है, या डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री फॉर प्रेजेंटेशन हुआ है। एंट्री इनवर्ड का मतलब होता है गुड्स का आना। ठीक है, देखो यहां पे बोला भी है सर, एक्सचेंज रेट शैल बी कंसीडर्ड एज ऑन द डेट व्हेन फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री इज फाइल्ड। व्हेन फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री इज फाइल्ड। कोई दिक्कत? थोड़ा स्क्रीन ये है, ठीक है, नीचे लास्ट लाइन वही है, अब देख लेना है। थोड़ा स्क्रीन इधर उधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कोई दिक्कत यहां तक अच्छे से समझ में आ रहा है? अब जल्दी से बताओ। देखो यहां पे 2 डेट है, एक है 20 फरवरी, एक है 25 जनवरी। तो कौन सा लेंगे? कौन सा लेंगे? बिल ऑफ एंट्री। और बिल ऑफ एंट्री का में एक्सचेंज रेट कौन सा लेंगे? सीबीआईसी का। यहां पे 60 है, यहां 65 है, कौन सा लेंगे बेटा? 60 लेंगे। पोर्शन को क्लियर करो। देखो अगर ये गलत पुट कर दिए तो ये निकाला हुआ मेहनत बेकार हो जाएगा, और इसके कारण ये पूरा बेकार, मतलब ड्यूटी गलत आ जाएगा, एसेसेबल वैल्यू गलत आ जाएगा। तो मैंने आपके दिल में दिमाग में बैठा दिया, एक्सचेंज रेट के लिए 2 बात, डेट और रेट। डेट बिल ऑफ एंट्री, रेट सीबीआईसी। बोलना क्लियर? चलो अब हम कस्टम ड्यूटी
के रेट की बात करेंगे। एक्सचेंज रेट का कहानी खत्म, अब हम किसकी बात करेंगे? कस्टम ड्यूटी के रेट की बात करेंगे। देखो, डेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यूएशन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। The rate of duty and tariff valuation applicable to any imported goods shall be rate and valuation imposed. अगर goods entered for home consumption, जनरली इसी का रहता है, goods entered for home consumption, तो क्या मानेंगे? Date on which bill of entry is presented. Bill of entry जिस दिन present हुआ उसी को मानते हैं। अब यहां देखो, where a bill of entry has been presented before the date of arrival, तो date of arrival of vessel, देखो सीधा रखे बात को, हम क्लियर कर दे। बिल ऑफ एंट्री इनवर्ड, एंट्री इनवर्ड मतलब गुड्स का अराइवल। इन दोनों में जो लेटर होगा उसी को मानना। ठीक है बेटा, क्लियर? एक लाइन में कहानी खत्म। रेट कब ले, कौन सा लेंगे? कस्टम ड्यूटी का रेट कौन सा लेंगे? बिल ऑफ एंट्री इनवर्ड विच एवर इज लेटर। आइए इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। अब यहां पे दो डेट है, एक बेसिक कस्टम ड्यूटी का रेट दिया हुआ 20%, मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूं, एक चीज और कर लेता हूं। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी का एक रेट है 20% और बेसिक कस्टम ड्यूटी का एक रेट है 18%। तो हमको तो दोनों में से कोई एक ही लेना है। अभी एक्सचेंज रेट 25, ये कब का है बेटा? बिल ऑफ एंट्री क्या है? 24 फरवरी, और डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड क्या है? 3 मार्च। कौन सा डेट लोगे? जल्दी से बोलो, सोच के बोलो जल्दी से। कहां गए? विच एवर इज लेटर। पक्का ना? समझ में आ रहा? आपके आंसर आ गए होंगे जी सर। 24 फरवरी और 3 मार्च, कौन सा लेटर है? 3 मार्च। कौन सा रेट लेंगे? 3 मार्च वाला। क्लियर? तो दो बात यहां पर आपको कंफ्यूज करता है, एक्सचेंज रेट, कस्टम रेट। एक्सचेंज रेट के केस में डेट रेट, डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री, रेट सीबीआईसी। एक्सचेंज रेट के केस में जो बाद में होगा, सिंपल। अब इससे छोटा नहीं बता सकते। ठीक, पक्का ना? देखो यहां पे लिखे भी रेट ऑफ ड्यूटी, पहला सॉल्यूशन था तो इसलिए मैंने लिख के भी दिया, आपके पास नोट्स में गया होगा। अब बताओ, यहां पे बिल ऑफ एंट्री कब हुआ? 7 जुलाई, और अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट कब हुआ? 5 जुलाई। कौन सा लेंगे? 7 जुलाई। क्या रेट लेंगे? 10%। क्लियर रेट whichever is later for the rate of duty whichever is later. ओके सर। सर एक बार इधर भी देख लेंगे आप, देख लीजिए। बिल ऑफ एंट्री का रेट क्या है? 20%, और एंट्री इनवर्ड में रेट क्या है? 12%। कौन सा लेटर हुआ? सर ये वाला, तो कौन सा लेंगे? 12%। क्लियर? ओके, यहां तक कोई दिक्कत? देखो मैं सम्स के एंटर कर गया हूं बेटा। आपको जो सम्स कराऊंगा ना तो आप बोलोगे अरे सर क्या पढ़ाए हैं। आइए अब लास्ट पार्ट ऑफ द कंसेप्ट एंड देन वी विल मूव टू द सम्स। लास्ट पार्ट ऑफ द कंसेप्ट क्या है? देखो ध्यान से स्टोरी को समझना। ये हमारा एक्सपोर्ट कंट्री, एक्सपोर्ट कंट्री मतलब जिस कंट्री से हम इंपोर्ट करवा रहे हैं, मतलब समझ में आ रहा? जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रहा है, जैसे लैंग्वेज में सोचना चाहो, ये अब ऐसे एक्सपोर्ट कंट्री का ये है गोडाउन या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या वेयर हाउस, जो बोलना है बोलो। अच्छा देखो बेटा, गोडाउन में या वेयर हाउस में या प्रोडक्शन हाउस में सामान बनता है, रेडी होता है, और ये निकलता है एयरपोर्ट या जहां से माल एक्सपोर्ट होगा, एयरपोर्ट में ले रहा हूं। ये किसका एयरपोर्ट है? एक्सपोर्ट कंट्री एयरपोर्ट, जो कंट्री आपको
जहां से आप सामान मंगा रहे हैं। फिर ये उड़ेगा 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 और हमें इंडिया में पहुंच जाएगा, इंडिया एयरपोर्ट। और फिर इंडिया के एयरपोर्ट से होम कंजम्पशन है तो वो सीधा आपके घर पे या गोडाउन पे जहां जाना जाएगा। ऐसा ही होता है ना, स्टोरी तो यही है ना, डायग्राम खराब हो सकता है बट स्टोरी तो यही है, बनेगा जाएगा उड़ेगा पहुंचेगा। क्लियर ना? देखिए बहुत सिंपल, ध्यान से सुनना बेटा प्लीज, कान खोलकर। आपके दिमाग में कंसेप्ट नहीं उतार दिया तो बोलना। सबसे पहले एक गुड्स का वैल्यू होगा जिसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू। हाँ यार, जरा टू टाइप्स ऑफ वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू और टैरिफ वैल्यू। इन जनरल ट्रांजैक्शन वैल्यू चलता है, जहां पर ट्रांजैक्शन वैल्यू पे डिस्प्यूट होता है वहां पर टैरिफ वैल्यू चलता है, व्हिच इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक तो टैरिफ रेट फिक्स कर देगा, टैरिफ वैल्यू फिक्स कर देगा, बोला भैया तुम्हारा बहसबाजी हम नहीं समझते, यही रेट मानेंगे। ठीक, तो कौन सा वैल्यू बेटा? ट्रांजैक्शन वैल्यू, मतलब जिस जो वैल्यू ऑफ द गुड्स, वैल्यू ऑफ द गुड्स। ठीक, अब यहां से यहां जो भी खर्चा होगा दैट इज अंडर रूल 10 सबसेक्शन 1। यहां ट्रांजैक्शन वैल्यू से यहां तक जो भी खर्चा होगा दैट इज अंडर रूल 10 सबसेक्शन। क्या क्या खर्चा हो सकता है? खर्चा हो सकता है पैकिंग चार्जेस, खर्चा हो सकता है सेलिंग कमीशन। बाइंग कमीशन कभी मत लेना, याद रखो मेरा बात को सुन लो, बाइंग कमीशन कभी मत लेना, ठीक है? खाली कौन सा कमीशन? सेलिंग कमीशन। और क्या हो सकता है? फ्रेट नहीं, यहां से यहां पहुंचाया उतारने का लगा, लोडिंग एंड अनलोडिंग लग सकता है ना। एनी अदर एक्सपेंसेस जो कहां लग रहा है? गोडाउन से लेकर एक्सपोर्ट कंट्री के एयरपोर्ट तक। पक्का बात? इस खर्चे को हम एग्जांपल के तौर पे दे दिए, वो है ये। फिर से ट्रांजैक्शन वैल्यू में इस खर्चे को जब ऐड करेंगे तो दैट इज अंडर एडजस्टमेंट रूल 10 सबसेक्शन 1। कौन सा रूल बेटा? रूल 10 सबसेक्शन 1। जैसे ही ट्रांजैक्शन वैल्यू में रूल 10 सबसेक्शन 1 ऐड होगा, आ जाएगा FOB, फुल फॉर्म फ्री ऑन बोर्ड, मतलब बोर्ड होने के लिए रेडी हो गया। अब इसके बाद इसके पहले का कोई खर्चा हम कंसीडर नहीं कर रहे, फ्री ऑन बोर्ड। ठीक, फ्री ऑन बोर्ड के बाद रास्ते में कुछ खर्च लगता है। वो खर्च होता है, दो ही खर्च होता है, दो से ज्यादा कभी नहीं होता। पहला है फ्रेट, मतलब भाड़ा ऑफ एयर, जैसे भी यार, और दूसरा है दूर से आ रहा है तो करवा लो इंश्योरेंस। ये दोनों खर्चा जो है वो रूल 10 सबसेक्शन 2 में आता है। सर कहां से? FOB के बाद से, FOB के बाद से। फिर से ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या प्लस होगा? रूल 10 सबसेक्शन 1, एडजस्टमेंट अंडर रूल 10 सबसेक्शन 1। इसमें कौन खर्चा आता है? ये वाला। रूल 10 सबसेक्शन 1 जोड़ने के बाद कौन सा वैल्यू में पहुंचे? FOB। FOB में क्या एडजस्टमेंट किए? रूल 10 सबसेक्शन 2। और उसमें कौन सा खर्चा बेटा? फ्रेट और इंश्योरेंस। कहां पहुंचाएगा? अल्टीमेटली इंडिया। इंडिया में जैसे ही पहुंचेगा उसका नाम हो जाता है CIF या एसेसेबल वैल्यू, जो बोलो। CIF का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट, ये तीन, C.I.F या एसेसेबल वैल्यू बोलो। इधर पे जो भी खर्चा होगा, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट हो, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर कस्टम, क्योंकि कस्टम वाला यहीं पे खड़ा रहे, वो तेरा यहां वेट नहीं करता, वो यहीं खड़ा। जब यहीं पे खड़ा, यहां ड्यूटी लग गया, तो इसके बाद का कोई खर्चा कंसीडर नहीं होगा। क्वेश्चन देगा, तुम फंसेगा, लेकिन अपने को नहीं फंसने का रे। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? एक बार फिर से बेटा, फिर से ट्रांजैक्शन वैल्यू
क्या ऐड होगा? सबसे पहले ट्रांजैक्शन वैल्यू कहां है? गोडाउन में। इसमें क्या ऐड होगा? 10 सबसेक्शन में। कौन सा खर्चा? रास्ता में। कहां से कहां? गोडाउन से एयरपोर्ट। किसका एयरपोर्ट? एक्सपोर्ट कंट्री का। किस वैल्यू पे पहुंचाओगे? FOB। इसमें क्या ऐड होगा? रूल 10 सबसेक्शन 2। रूल 10 सबसेक्शन 2 कौन सा वैल्यू? फ्रेट एंड इंश्योरेंस। फ्रेट एंड इंश्योरेंस क्या आ जाएगा? CIF। बोलना। इसके बाद कोई भी खर्चा ऐड नहीं होगा। अच्छे से समझ लो। ठीक है ना? फिर से एक बार वापस रिकॉल कर ले सर। सबसे पहले क्या लगता है? गुड्स का दाम। उसको कौन सा वैल्यू बोलते हैं? ट्रांजैक्शन वैल्यू। कौन सा वैल्यू? ट्रांजैक्शन वैल्यू। कौन सा? ट्रांजैक्शन। टैरिफ कभी कभी लगता है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है तो वो फिक्स करता है। तो अगर हाँ मान लो तुम लोग ऑनर्स वाला बच्चा थोड़ा भारीपन कर दिया, बोला ट्रांजैक्शन वैल्यू 1 लाख, टैरिफ वैल्यू 1,20,000, कौन सा लोगे? टैरिफ वैल्यू। समझ रहा मेरा बात? फिर से जनरल में क्या लगता है? ट्रांजैक्शन वैल्यू। बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एक टैरिफ वैल्यू फिक्स कर देगा तो ट्रांजैक्शन वैल्यू का कोई इज्जत नहीं रहे। कौन सा वैल्यू लेंगे? टैरिफ वैल्यू। बेसिक बात था, स्टैंडर्ड करने के लिए कर ही सकता है क्वेश्चन को। ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या ऐड हुआ? क्या ऐड हुआ सर? ट्रांजैक्शन वैल्यू कहां लगता है सर? गोडाउन से लेकर, गोडाउन में। अब गोडाउन से लेकर एक्सपोर्ट कंट्री के एयरपोर्ट तक जो भी खर्चा होगा, एक्सेप्ट बाइंग कमीशन, एक्सेप्ट बाइंग कमीशन विल बी एडजस्टेड अंडर रूल 10 सबसेक्शन 1। ऐड हो जाएगा, इंक्लूड कर देंगे। ठीक, कहां पहुंच जाएंगे? एयरपोर्ट। किस नाम से? फ्री ऑन बोर्ड। उड़ने के लिए तैयार हो गया, फ्री ऑन बोर्ड। पक्का? अब बोर्ड जैसे होगा उसके ऊपर दो खर्चा लगा, फ्रेट यानी भाड़ा और इंश्योरेंस। हाँ या ना? तो उसको कौन सा रूल में बोलते हैं? 10 सबसेक्शन 2। जैसे ही याद होगा कहां पहुंचोगे? अब इंडिया पहुंच गया। इंडिया में पहुंचते कौन सा कॉस्ट आ जाएगा? वो CIF, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। इंडिया के बाहर लगने वाला कोई भी खर्चा को हम कंसीडर नहीं करते बाबा। इससे आई ट्राइड माई बेस्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इससे इजी नहीं कर सकता। आई ट्राइड माई बेस्ट। पसंद आए तो प्लीज बच्चा कमेंट जरूर करना। अब आइए सम्स की तरफ चलते हैं। देखो कैसे धड़ाधड़ सम्स। मिसेस चौधरी इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम USA। वैल्यू ऑफ द गुड्स है 10,000। फ्रेट पेड है 2,500। इंश्योरेंस चार्जेस आर एक्चुअली पेड बट डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल। अच्छा, ये एक सवाल आ गया। फ्रेट का केस में दो पार्ट आता है। एक आता है एयर। चलो मैं बता ही देता हूं प्रॉपर्ली। फ्रेट और इंश्योरेंस। बेटा ये दो चीज है ना, फ्रेट एंड इंश्योरेंस। फ्रेट इज रूल 10 सबसेक्शन 2, इंश्योरेंस इज रूल 10 सबसेक्शन 2। पक्का ना? बेटा लिख दोगे ना, वजन बढ़ जाएगा आंसर का। फ्रेट के केस में या तो बाई एयर होगा, या तो बाई वाटर होगा, या तो बाई लैंड होगा। वाटर और लैंड को एक तरीके से भी जाता। अब या तो पता होगा या तो नहीं पता होगा। सर ये क्या है सर? मतलब असर्टेनेबल होगा, असर्टेन है फिगर, पता है, और नॉट असर्टेन है, मतलब इंग्लिश में यही है। ठीक, अगर पता है तो 20% ऑफ FOB और एक्चुअल फ्रेट विचएवर इज लोअर।
मतलब 20% से ऊपर नहीं जा सकते। नहीं पता है तो 20% ऑफ एफओबी। ठीक। वाटर और लैंड के केस में सेम वे, पता है नहीं पता है, पता है तो एक्चुअल अमाउंट, इसमें कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, जो एक्चुअल फ्रेट है वो लिख दो, और नहीं पता है तो 20%। किसका? एफओबी का। इंश्योरेंस के केस में भी दो पार्ट आता है, पता है, असर्टेनेबल, नहीं पता। पता है तो एक्चुअल अमाउंट, नहीं पता है तो 1.125% ऑफ एफओबी। ठीक है, एक बार अच्छे से गो थ्रू करो इसको, सम्स में काम आएगा। ठीक है, तो फ्रेट के केस में अगर बाई एयर है तो देख लो पता है कि नहीं पता है, नहीं पता तो 20%, पता है तो खाली तो रुक जाना 20% और एक्चुअल अमाउंट जो पेड हुआ उसमें विचेवर इज लोअर। वाटर के केस में पता है तो एक्चुअल, नहीं पता है तो 20%। सब में सेम है, खाली इसमें एयर में थोड़ा ध्यान रखना, पता है तो एक्चुअल, नहीं पता है तो 1.125%। ये कभी चेंज नहीं होता है, नहीं पता है कोई बोल दे 1.5 मार देना, दो थप्पड़, 1.125 बस। चलो सम्स में चलते हैं। अभी वैल्यू ऑफ द गुड्स है 10,000, पेड है 2500 रुपए का फ्रेट, इंश्योरेंस चार्जेस आर एक्चुअली पेड बट डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल, मतलब नहीं पता कितना परसेंट, 1.125% ऑफ एफओबी। डिजाइन एंड डेवलपमेंट चार्जेस पेड आउटसाइड इंडिया, मतलब दूसरे के कंट्री में पे किया गया $500। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फ्रॉम इंडियन एयरपोर्ट टू फैक्ट्री, गांव देखो बेटा कहां से कहां तक आ रहा है, इंडियन एयरपोर्ट टू फैक्ट्री। सर इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, अभी मैंने बोला था, बोले थे कि नहीं बोले थे, इंडिया के एयरपोर्ट पे पहुंच जाने के बाद कोई भी खर्चा हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब आ जाओ सम्स को देखते हैं। देखो ट्रांजैक्शन वैल्यू कितना है, देखो कितने का गुड्स है, $10,000 है ना। एडजस्टमेंट अंडर रूल 10 सबसेक्शन 1, डिजाइन एंड डेवलपमेंट चार्जेस पेड आउटसाइड इंडिया 500। फ्रेट नहीं आएगा ना, क्योंकि वो फ्रेट कहां हुआ, वो फ्रेट हुआ इंडिया में, इंडिया में लगने वाला कोई भी फ्रेट हम कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन बेटा अगर ये बोल देता फ्रॉम फैक्ट्री टू एक्सपोर्ट कंट्री एयरपोर्ट, लेते ना, अंडर रूल 10 सबसेक्शन 1, कंसेप्ट इज पावर। ओके, ये पहुंच गए आप कहां पे, 10,500, क्या नाम दोगे, एफओबी, एडजस्टमेंट अंडर रूल 10 सबसेक्शन 1 फ्रेट। अभी देखोगे बेटा फ्रेट आपको दिया हुआ है कितना, 2500, और यहां पे बोल रहा है बाई एयर है। तो अभी मैंने कहा कि जब एयर का केस होगा तो थोड़ा रुक जाना, चेक कर लेगा 20% ऑफ एफओबी और एक्चुअल अमाउंट विचएवर इज लोअर। तो हमारा 10,000 और 500, 10,500 हो रहा है, इसका 20% कितना होगा बेटा, 2,100, जबकि फ्रेट है कितना, 2500। तो कौन सा लोगे, 20% ऑफ एफओबी। समझ में आ रहा है, एक्चुअल अमाउंट नहीं लिए क्योंकि एक्चुअल अमाउंट इज हायर। मैं यहां पे लिख देता हूं 20% ऑफ एफओबी, और यहां पे लिख दिया है फ्रेट इन केस ऑफ एयरक्राफ्ट मैक्सिमम अप टू 20% ऑफ एफओबी। अच्छा ऑलरेडी लिखा है तो जरूरत नहीं है। इंश्योरेंस पता नहीं था तो हमने क्या कहा था, 1.125% ऑफ एफओबी, एफओबी अभी कैलकुलेट किए,
तो ये आ गया तुम्हारा 2100, ये आ गया 118.125। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या नाम आएगा? CIF, ऑल्सो नोन एज एसेसेबल वैल्यू। CIF का फुल फॉर्म कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड क्रेडिट। पक्का ना? अब एसेसेबल वैल्यू के ऊपर ड्यूटी लगेगा, ड्यूटी के साथ SWS लगेगा। किसके ऊपर? SWS किसके पे लगेगा? बेसिक कस्टम ड्यूटी पे पढ़ा चुके हैं बेटा। जोड़कर एक फिगर आएगा और इसके ऊपर लगेगा SWS IGST। पूरा सम्स करवा दिए बेटा, ये पेपर का सम्स है और इसी स्टैंडर्ड के सम्स को आप एक्सपेक्ट करोगे एग्जाम हॉल में, इसी स्टैंडर्ड के सम्स को। क्लियर? देख लो सर, ड्यूटी पेबल 18% क्यों हुआ, ये भी मैंने पहले डिस्कशन किया है। ड्यूटी के केस में एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ड्यूटी के केस में कौन सा रेट लोगे? विचेवर इज लेटर। तो ड्यूटी एक आपका है 3 मार्च को, जिस दिन डेट है 18%, और एक है आपका 24 फरवरी को, जिस दिन है 20%। तो कौन सा लोगे? 18% वाला, क्योंकि दिस वन इज लेटर, ये लेंगे। एक्सचेंज रेट किसका लेंगे? बिल ऑफ एंट्री का, डिक्लेयर्ड बाई CPIC, तो 71 लिए। ठीक है बेटा, यहां 71 से रेट को मल्टीप्लाई, मतलब लॉजिक ये है, ये सारा फिगर जो है ये डॉलर में है, फिर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया इन टर्म्स ऑफ रुपीज, उसके बाद हमने ड्यूटी लगा दिया, बेसिक कस्टम ड्यूटी इसके ऊपर, SWS इसके ऊपर। ठीक है ना? अच्छे से देख लो। क्वेश्चन भी रिलेट कर लो। ठीक है, तो रेट आपको याद आ रहा है? एक्सचेंज रेट के केस में मैंने 2 बात बोला था, एक था डेट, एक था रेट। डेट कौन सा लोगे? बिल ऑफ एंट्री, याद आ रहा है? बिल ऑफ एंट्री। रेट कौन सा लोगे? जो CBIC डिक्लेयर किया था। पूरा क्लियर कर चुके भाई साहब कंसेप्ट। आइए दूसरे सम्स पे चलते हैं। मिस्टर जी इंपोर्टेड गुड्स एट अ ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ 8 लाख बाई एयर। पक्का? यानी मैं यहीं पे कर दूं ट्रांजेक्शन वैल्यू 8 लाख। प्रेजेंटेशन आपके पास है। However, as per terms of sale following payments are further to be made, ये सब एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ। फ्रेट रूल 10 सबसेक्शन 2, इंश्योरेंस 10 सबसेक्शन 2, लोडिंग एंड अनलोडिंग एंड एक्सपोर्ट पोर्ट। एक्सपोर्ट है तो ले लेंगे 10 सबसेक्शन 1, इंपोर्ट होता तो नहीं लेते। इंडिया में पहुंचने के बाद कोई भी खर्चा नहीं। रॉयल्टी 10 सबसेक्शन 1, पैकिंग चार्जेस 10 सबसेक्शन 1, सेलर कमीशन 10 सबसेक्शन 1, बाइंग कमीशन कभी नहीं लेंगे बोले थे कि 10 सबसेक्शन 1 में सारा खर्चा आएगा एक्सेप्ट द बाइंग कमीशन। ठीक है, कर लोगे ना? फिर भी मैं कर देता हूं। एड एडजस्टमेंट अंडर रूल 10 सबसेक्शन 1, क्या क्या आएगा? लोडिंग 5000, सब रुपीज में है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी रुपीज में है ना, कोई दिक्कत नहीं, तो एक्सचेंज रेट का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। रॉयल्टी 5000, पैकिंग सॉरी रॉयल्टी 20,000 है ना, पैकिंग 30,000, सेलर कमीशन 10,000, 65,000। ठीक है, ये कितना आ गया? 8,65,000। इसको क्या नाम दोगे बेटा? ट्रांजैक्शन वैल्यू में एडजस्टमेंट अंडर रूल 10 सबसेक्शन 1 ऐड होने पे क्या आता है? कौन सा वैल्यू आता है? FOB। इस FOB में अब क्या ऐड होगा? 10 सबसेक्शन 2। इसके अंदर भी 2 ही चीज आता है, फ्रेट और इंश्योरेंस। अब कैसे आया बेटा गुड्स? बाय एयर। तो बाय एयर में अपने को देखना पड़ेगा
फ्रेट आपको दिया हुआ कितना 2.5 लाख और ये कितना है 8,65,000। तो 8,65,000 का 20% या 2.5 लाख whichever इज लोअर, तो 20% ही जो लोअर होगा। तो कितना आ रहा चेक कर लो, 1,60,000, 1,72,000, 1,73,000 चेक कर लेना। फिर भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दे रहा हूं, मान लो कैलकुलेशन गलत हो तो अब कैलकुलेटर हम नहीं लेके बैठे। फ्रेट के केस में एक्चुअल अमाउंट दैट इज 2.5 लाख और 20% ऑफ एफओबी। एफओबी कितना है 8,65,000, तो मेरे हिसाब से आ रहा 1,73,000। ठीक है, सही है। तो ये ले लेंगे whichever is lower। इंश्योरेंस आपको दिया हुआ है, मैंने कहा था दिया हुआ है तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं दिया रहेगा तो दिमाग लगाना है। दिया हुआ है तो यही 5,000 ले लेंगे। टोटल कितना हो गया 1,78,000। इस वैल्यू को बोलेंगे एसेसेबल वैल्यू। कितना आ रहा है बेटा 3 2 0 8 5 13 6 7 13 और 1 14 8 1 9 और 1 10, 10,43,000, 10,43,000। अब इसके ऊपर लगेगा बेसिक कस्टम ड्यूटी। सर कस्टम ड्यूटी के लिए ना दो रेट दिया हुआ, लेकिन हम बताए थे कस्टम में विचेवर इज लेटर, तो इन दोनों में लेटर कौन सा ये, तो कौन सा रेट लेंगे 10% एट द रेट 10%। फिर SWS बोला नहीं था सर लेकिन लगेगा एट द रेट 10%। ठीक है, ये वाला जो बेसिक कस्टम है ऑन एसेसेबल वैल्यू लगेगा, ये ऑन BCD लगेगा। क्लियर। अब IGST के बारे में इंफॉर्म नहीं है तो हम कुछ नहीं करेंगे, कोई दिक्कत देख लो, सबको देख लो। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट, कंप्यूट द एसेसेबल वैल्यू एंड टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल अंडर द कस्टम एक्ट 1962 फॉर एन इंपोर्टेड मशीन। तो सेम सम्स है, सेम तरीके से करना है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट आपको दिया हुआ है 20,000। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फ्रॉम द फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर टू द पोर्ट फॉर शिपमेंट, तो ये वाला ऐड हो जाएगा ना अंडर रूल 10 सबसेक्शन 1। बाइंग कमीशन ऐड होगा नहीं सर, बाइंग कमीशन कभी नहीं होता है, पक्का बात। इस दोनों को जोड़ेंगे तो एफओबी आ जाएगा, एफओबी से 20% देख लेंगे और आई ये लगा देंगे इंश्योरेंस, देख लो। कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन बाइंग नहीं ले रहे, कितना आ गया 20,800, ये दिया हुआ शायद ना, जो भी है देख लेना। इंश्योरेंस नहीं पता था इसीलिए 1.125, नहीं पता रहे इसका मतलब ये नहीं कि नहीं लगा, लगेगा। फ्रेट इंश्योरेंस हमेशा लगेगा, फ्रेट नहीं पता 20%, इंश्योरेंस नहीं पता 1.125 डन। अब इस वैल्यू को जोड़कर CIF आया तुम्हारे पास, इस CIF को कन्वर्ट किए इन टर्म्स ऑफ रुपीस, कौन सा रेट लेंगे आ जाओ एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। जब तुम्हारे पास दो रेट होगा तो एक्सचेंज रेट में दो बातें, डेट और रेट। डेट किसका बिल ऑफ एंट्री, चल भैया बिल ऑफ एंट्री कौन सा रेट, ये वाला, यानी ये डेट लेंगे। अब इस दिन किसका रेट लेंगे CBIC, मतलब अगर एक से ज्यादा हो तो CBIC को ही कंसीडर करना, दैट इज 60 रुपीस का रेट लेंगे। ठीक, नाउ यू हैव गॉट द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीस। अब आता है रेट की बात। रेट में हमने कहा था बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ड व्हिचएवर इज लेटर, दैट इज 20th फरवरी एंड दैट इज 20%। बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना लगा बेटा 20% ऑफ द एसेसेबल वैल्यू। SWS किस पे लगेगा 10% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी हमेशा। IGST किस पे लगेगा 12% ऑफ, कुछ मिस्टेक है बेटा, कुछ मिस्टेक है। ठीक है, ऑन एसेसेबल वैल्यू भी जुड़ जाएगी। कुछ मिस्टेक है, वो बात नहीं, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा।
ठीक है ना, देख लो टोटल पे लगेगा। आप टेंशन मत लो, जो मैंने पढ़ाया मैं गलत थोड़ी पढ़ाऊंगा यार, मेरे ही तो लिखे हैं, तो कोई टेंशन मत लो। आप ये ऐड करने में मिस्टेक हो गया, ये 12% ऑफ एसेसेबल वैल्यू प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस एसडब्ल्यूएस होगा, तो ये डेटा चेंज हो जाएगा, जिसके कारण ये भी चेंज हो जाएगा और ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? ओके, ये थोड़ा सा समराइज करने के लिए क्वेश्चन है। एन इंपोर्टेड सम गुड्स फॉर सब्सिक्वेंट सॉरी subsequent sale in India at the rate $10,000 and accessible value now। अब देखो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री, डेट ऑफ एंट्री इक्वल, तो यहां पर एक्सचेंज रेट के केस में कौन सा लेंगे? सबमिशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री, और कितना? 58। हमको ये मतलब नहीं है कौन सा बाद में हुआ, एक्सचेंज रेट के लिए देखेंगे कौन सा लेटर हुआ, तो लेटर हुआ 5th मार्च, क्या लेंगे? 12%। रेलिवेंट रेट ऑफ ड्यूटी फॉर द इंपोर्टेड गुड्स इज 12%। Date of submission and exchange rate is 58। Already discussed everything ना, बाकी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, एसेसेबल वैल्यू के ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाओ, एसडब्ल्यूएस लगाओ और जीएसटी लगाओ। देखो यहां पर भी वही है, 18% ऑन एसेसेबल वैल्यू प्लस बेसिक प्लस एसडब्ल्यूएस। ठीक है, तो वो क्लरिकल मिस्टेक है, उसको आप ठीक कर लीजिएगा। तो यहां पर हमारा कस्टम पूरा का पूरा हाथ में आ गया 10 मार्क्स। ठीक है, अब हम लोग जीएसटी पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए चलो अब हम लोग जीएसटी देख लेते हैं। देखो जीएसटी पे ऑलरेडी मैंने पहले भी बोला है कि जीएसटी पे हमारा वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपको डिटेल में चीजों को समझना है, क्योंकि देखो बात ऐसा है, चीजों को समझ, जीएसटी के अंदर में हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या आ सकता है। क्योंकि देखो भाई आप इसको इज्जत दो, सर क्यों इज्जत दे? 30 मार्क्स इज्जतदार चीजों को मिलता है ना, ऐसे थोड़ी 30 मार्क्स मिल जाता है। तो समझो देखो जीएसटी के अंदर में जीएसटी के अंदर में आपको समझना होगा कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों इंपॉर्टेंट है। थ्योरी करीब करीब 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल भी करीब करीब 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो भाई 15 मार्क्स थ्योरी, 15 मार्क्स प्रैक्टिकल। अब 5 मार्क्स इधर उधर हो सकता है भाई, देखा उस पे ये नहीं करना, बट इन जनरल मैं रूल बता। अब इस 15 मार्क्स में थ्योरी में हम लोगों ने ऑलरेडी पूरा कंसेप्ट को 3 घंटे 4 घंटे का जो जीएसटी का वीडियो अपलोडेड है सब कुछ कवर कर दिया, बट फिर मैं वापस से कुछ इंपॉर्टेंट एरिया को कवर कर रहा हूं। अब देखो मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि आपको थ्योरेटिकली क्या क्या पूछ सकता है। सर व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब समझ लो ना, कुछ भी हो सकता है। कॉम्पोजिट स्कीम कौन लेता है, किसको अलाउड है, सब बताए हैं वीडियो में। कंपनसेशन सेस किस गुड्स पे लगता है, क्यों बनाया गया इसको, सारा चीज यहां पे डिस्कस। रिवर्स चार्ज एंड फॉरवर्ड चार्ज वो वहां डिस्कस नहीं है, वो मैं भी डिस्कस कर दे रहा हूं। हल्का बात किए थे बट इन डिटेल चले जाते हैं। मिक्स सप्लाई एंड कंपोजिट सप्लाई वो भी वहां बात किए थे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं इसको यहां पर। अब ये सारी चीजों को बेसिक बातों में हम कंसीडर करते हैं, तो प्लीज थोड़ा टाइम दो। मैं फिर कह रहा हूं उस वीडियो को देख लो, बहुत चीजें फायदेमंद होगा। 15 मार्क्स के लिए जो प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है वो है आईटीसी, दूसरा है एसेसेबल वैल्यू,
वो जो हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर पढ़े थे, क्या क्या चीजों को हम जोड़ते हैं क्या नहीं जोड़ते, वो सारा चीज को यहाँ पे कंसीडर हम करेंगे, राइट। अब हम लोग शुरू करते हैं कंसेप्ट को और देखते हैं क्या क्या चीजें हम यहां पर देख। तो सबसे पहला टॉपिक है मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई। सर मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई में डिफरेंसेस को समझो। देखो कंपोजिट का मतलब होता है कि एक के साथ कोई दूसरा आइटम, देखो जब एक सामान जा रहा है तो यहां ना मिक्स्ड है ना कंपोजिट है, एक है तो एक के ऊपर एक जीएसटी लगे, लॉजिकल। मान लो अगर हम सिर्फ एसी बेच रहे हैं तो इसके ऊपर जो जीएसटी का रेट लगता है वो लगेगा। मान लो हम लैपटॉप बेच रहे हैं, अब लैपटॉप के साथ हम लैपटॉप का चार्जर दे रहे हैं, तो यहां पे दो चीजें आ गई, इसका रेट है लेट से 18% और इसका रेट है लेट से 12%। तो डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, सर आप दो चीजों को एक साथ ले आ रहे बेच रहे, किसको बेच, किस रेट पे जीएसटी चार्ज करें, 18 पे कि 12 पे, ये एवरेज कर दे। तो सवाल जब एक से ज्यादा गुड्स होता है तो उठता है। तो ध्यान से समझना, यहीं पर कंसेप्ट आता है मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई। मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई के बीच में डिफरेंसेस क्या है। कंपोजिट सप्लाई ये कहता है कि भाई जब आप एक गुड्स को बेच रहे हो, मान लो ये गुड्स को बेच रहे हो, इसके साथ कुछ और गुड्स भी बेचा जा रहा है या इसके साथ कुछ और गुड्स का भी सप्लाई हो रहा है, और ये जो कुछ और गुड्स आप सप्लाई कर रहे हो उसको आप अकेले नहीं बेच सकते, इसको आपको इसी के साथ बेचना होगा। जैसे राजधानी का टिकट लिया, तो राजधानी का जब आप टिकट लेते हो तो उस टिकट में मील भी रहता है, लंच डिनर जो भी रहता है। क्या आप राजधानी का लंच और डिनर अलग से ले लोगे? नो सर, नॉट पॉसिबल। तो आपको राजधानी का टिकट लेना पड़ेगा जिसके साथ आपको ये मिलेगा। दिस इज कॉल्ड कंपोजिट सप्लाई। दूसरा एग्जांपल, गाड़ी खरीदे, गाड़ी के साथ उसका इंश्योरेंस, उसका ब्लू बुक, XYZ जो गाड़ी के साथ आपको मिलता है वो मिल रहा है, वो सर्विस भी आपको दिया जाए। क्या आप ये सारा चीज अलग से ले सकते हो? बिना गाड़ी खरीदे आप ये ले लोगे? नहीं सर, गाड़ी खरीदना पड़ेगा तभी ये सामान हमको मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज कॉल्ड कंपोजिट सप्लाई। एक होटल में गए, 3 स्टार 5 स्टार, उस होटल में जाकर आपको कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक मिलता है, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट मिलता है, वेलकम ड्रिंक मिलता है। क्या ये आप अलग से ले सकते हो? नहीं सर, नॉट पॉसिबल ना। उसके लिए हमें रूम में स्टे करना पड़ेगा, एक रात बिताना पड़ेगा, तभी आपको ये चीजें मिलेगी। परफेक्ट बात बोलना रे। सर हमको तो वेलकम ड्रिंक नहीं मिलता, हम जाते तो हमको वेलकम ड्रिंक नहीं मिलता, हम जाते हैं तो हमको कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट नहीं मिलता। अब आप लोग जाओगे 4 घंटे 6 घंटे के लिए बोयो में तो थोड़ी मिलेगा। तो चीजों को समझो। आप लॉजिक क्या समझा रहे हो कि जब आप एक होटल का रूम बुक कर रहे हो, उसके साथ आपको ब्रेकफास्ट, कॉम्प्लीमेंट्री लंच, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, वेलकम ड्रिंक मिल रहा है, ये आप अलग से नहीं ले सकते। नहीं ले सकते ना, ये लिए इसके कारण ये मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड कंपोजिट सप्लाई। अब समझ में आ गया कंपोजिट सप्लाई का? 3 एग्जांपल दे दिया। अब a composite supply is 2 or more goods or services that are only sold as a set and cannot be sold individually. Every composite supply has a principal supply. होटल का रूम के साथ कॉम्प्लीमेंट्री, तो होटल का रूम प्रिंसिपल है। ट्रेन के टिकट के साथ उसका बिल, तो ट्रेन का टिकट प्रिंसिपल है। लैपटॉप के साथ चार्जर, तो लैपटॉप कॉम्प्लीमेंट्री है। कोई चार्जर खरीदने जाएगा, लैपटॉप मिलता है क्या? नहीं ना। लैपटॉप खरीदने जाते हो तो चार्जर मिलता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो प्रिंसिपल कौन है समझ लिया, व्हिच इज द मेन प्रोडक्ट और सर्विस दैट द बायर प्राइमरली वांट्स। द रेस्ट ऑफ द सप्लाई इज मेड अप ऑफ सपोर्टिंग एलिमेंट्स दैट ऐड वैल्यू टू द प्रिंसिपल सप्लाई। उसको सिर्फ एडिशन वैल्यू देते हैं। तब यहां पर अ कंपोजिट सप्लाई इज टैक्स एट द जीएसटी रेट ऑफ द प्रिंसिपल सप्लाई। यहां पर लैपटॉप के साथ चार्जर दिया जा रहा है, तो ये दोनों को में कौन सा टैक्स रेट लगेगा? 18%। क्लियर? नाउ वी आर गोइंग विद सम एग्जांपल। A gift wrapped box of chocolates. Here the chocolates are the principal supply, while the box, gift, wrapper, message card,
ब्ला ब्ला जो भी चीजें हैं, रैपिंग सर्विसेज, आई लव यू, ये सब जो है ये एक्स्ट्रा है by the sales person or supporting elements that cannot be supplied individually without the chocolate, and this is a composite supply and its GST rate will be the same as the rate for the chocolate. बाकी किसी से कोई मतलब नहीं, चॉकलेट का प्रिंसिपल जो होगा उसी का रेट लगेगा। दिल में उतरा, दिमाग में उतरा composite supply? Okay sir. A dealer sells a brand new vehicle along with registration, देखो मैं एग्जांपल बोला था, इंश्योरेंस, टूल किट, फर्स्ट एड। तो कौन है भाई, कौन है प्रिंसिपल? ये है न्यू व्हीकल। तो इस न्यू व्हीकल का जो जीएसटी रेट होगा वही सब पे लगता है, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट सप्लाई। क्लियर? नेक्स्ट सर, मिक्स सप्लाई क्या होता है? मिक्स सप्लाई, सर्फ खरीदे, सर्फ एक्सेल का 5 किलो 10 किलो का पैकेट खरीदे, उसके साथ एक बाल्टी दिया, बकेट दिया। कोलगेट कर दे, ब्रश कर दे, कोलगेट मिला, कोलगेट कर दे, ब्रश मिला। ये क्या है? ये है मिक्स सप्लाई। सर कोलगेट अलग से बेचा जा सकता है, ब्रश को अलग से बेचा जा सकता है, बकेट को अलग से बेचा जा सकता है, सर्फ को अलग से बेचा जा सकता है, बट ये दोनों को मिक्स किया गया, ये दोनों को एक दूसरे की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रहा है? is two or more independent products or services which are offered together as a bundle but can also be sold separately. ठीक है? In a mixed supply, the item or service with the highest GST, अच्छा है, वो तो बात ही है। मान लो जैसे कि लेट्स से तुम्हारा दो प्रोडक्ट है, कोलगेट और ब्रश, टूथपेस्ट और ब्रश। कोलगेट एग्जांपल दे रहे हैं, कोलगेट के ऊपर 18% का जीएसटी लगता है, ब्रश के ऊपर 12% का लगता है। तो इन दोनों में, क्योंकि दोनों सेपरेट आइटम्स है, तो इट इज कॉल्ड एज अ मिक्स सप्लाई, और इन दोनों में जो हाईएस्ट रेट होगा उसी को हम कंसीडर करेंगे, उसके अलावा कुछ भी कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर है ना? डिफरेंसेस आपको दिया गया है, प्लीज एक बार इस डिफरेंसेस को पढ़िए। अब मान लो एक एग्जांपल और मिक्स सप्लाई का, मान लो तुमको हम बोले कि हम एक पैकेट दे रहे हैं, एक पैकेज है जिसके अंदर में कैंड फूड्स है, स्वीट्स है, चॉकलेट है, केक है, ड्राई फ्रूट्स है, ये सारा जैसे हम लोग को दिवाली में मिलता है। तो इन आपको भी पता है कि जो मिठाई का डब्बा पैक करके आता है जिसके अंदर में मिठाई रहता है, ड्राई फ्रूट्स रहता है, एक कोक या कोई भी एक ड्रिंक रहता है, चॉकलेट रहता है, तो इन सबको आप अलग से भी सप्लाई कर सकते हैं। बट उन्होंने क्या किया, इन सबको एक साथ पैक करके बेच रहे, एक ऑफर प्राइस, पैकेज प्राइस पे। तो इस पे जीएसटी किसका लगेगा? जिस प्रोडक्ट का हाईएस्ट जीएसटी रेट होगा उसका लगेगा। अभी क्लियर है कंसेप्ट ऑफ मिक्स सप्लाई एंड कंपोजिट सप्लाई? गुड, ओके, यहां तक क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक, एग्रीगेट टर्नओवर। मैंने आपको एग्जांपल भी समझा दिया और आपको कंसेप्ट भी समझा दिया। मेरा दिल कहता है कि ये क्वेश्चन आएगा, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई पे क्वेश्चन आना चाहिए। एग्रीगेट टर्नओवर मैंने वीडियो में भी बताया है, डायग्राम से बताया है कि एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर में सब कुछ आएगा, ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, exempted goods, interstate supply, नॉन टैक्सेबल, एक्सक्लूडेड आरसीएम, इनवर्ट सप्लाई। मतलब देखो सीधा सा बात है, हम जीरो रेटेड गुड्स बेच रहे हैं, नील रेटेड गुड्स बेच रहे हैं, टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहे हैं, आरसीएम वाला सप्लाई हो रहा है, विद इन द स्टेट कर रहे हैं, आउटसाइड द स्टेट कर रहे हैं, ये सारा चीज एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट है। सिंपल मीनिंग। जब आपको ये डायग्राम समझ में आ जाएगा ना, तो आप इसको फ्रेम भी कर सकते हो।
तो क्या कह रहा है, एज पर सेक्शन 2 subsection 6 of CGST Act, aggregate turnover means the aggregate value of all taxable supplies excluding the value of inward supply on which tax is payable by a person or reverse charge basis. ये एक्सक्लूड करता है, सॉरी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में तो वो मैं बताऊंगा अभी कि फॉरवर्ड और रिवर्स चार्ज क्या होता है। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इसमें इंक्लूड नहीं होता क्योंकि उस पे जीएसटी सामने वाला होता है। तो क्या क्या इंक्लूड कर रहा है, एग्जाम सारा चीज को ये इंक्लूड कर रहा है, टैक्सेबल सप्लाई, जीरो रेटेड, नील रेटेड, नॉन जीएसटी सप्लाई, टैक्सेस अदर देन जीएसटी, जो भी चीजें वो सारा इसमें इंक्लूडेड कर रहा है। ये हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ठीक है, ये सारा आइटम्स है जो हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज। सर ये क्या होता है, देखो ध्यान से, ए ने बी को सर्विस दिया या गुड्स बेचा, जो भी है भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, सामान बेचा तो उसने सेल इसने किया, जीएसटी कौन कलेक्ट करेगा, जीएसटी कलेक्ट कौन करेगा, बी से तो ए ही कलेक्ट करेगा ना, और ए किसको पे करेगा, गवर्नमेंट को। ये हमारा नॉर्मल कंसेप्ट है। इसी नॉर्मल कंसेप्ट को कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज, मतलब सामने वाले से देना, सामने वाले से लेकर दे देना। ठीक है, रिवर्स चार्ज ये कहता है सामान इसने बेचा, जीएसटी यही कलेक्ट करेगा, रिसिप्टेंट ऑफ द गुड्स विल पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट। दिस इज द लॉजिक। यहां पे क्या था, द सप्लायर ऑफ द गुड्स इज पेइंग द जीएसटी टू द गवर्नमेंट, रिवर्स चार्ज में द रिसिप्टेंट ऑफ द गुड्स विल पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट। Forward charge or direct charge is the mechanism where the supplier of goods is liable to pay tax. अभी बता, the supplier, for instance, if a chartered accountant provided a service to his client, the service tax will be payable by the CA. If a car manufacturing company sold some auto parts to a trader and collected tax from the trader, the manufacturing company remits the tax. तो ये लॉजिक है। रिवर्स चार्ज क्या कहता है, आज के सिस्टम में सब कोई जनरल सबके सब फॉरवर्ड चार्ज में आते हैं। इन द केस ऑफ अ रिवर्स चार्ज, द रिसीवर ऑफ सर्विसेज इज लायबल टू पे द टैक्स। इन द एग्जांपल द सीए, द क्लाइंट वुड बी लायबल, नॉट द सीए, मतलब द वन हु इज रिसीविंग द सर्विस, द रिसिप्टेंट विल बी लायबल टू पे द टैक्स। अब इसके अंदर में ट्रांसपोर्ट एजेंसी कवर हो जाता है, लीगल सर्विसेज, रेंट अ कार, क्योंकि आप होता क्या है कि मान लो लीगल सर्विसेज, मैं एक लॉयर, तुम आए मेरे पास, हमने आपको लीगल सर्विस प्रोवाइड किया या हमको कोई लीगल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो ये सब केसेस में हम लोगों को बोला जाता है कि भाई वो लोग छोटे छोटे व्यापारी लोग हैं, आप खुद ही देखो। ठीक है, इसी लॉजिक पे रिवर्स चार्ज करता है, लेकिन आज के डेट में रिवर्स चार्ज बहुत कम है। अगे इसका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरवर्ड चार्ज एंड रिवर्स चार्ज का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, यहां पे थोड़ा डिफरेंसेस को बताया गया। ये टाइम ऑफ सप्लाई जो है ये मैं अभी पढ़ाऊंगा इस पोर्शन को, ये एग्जाम के लिए थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये पोर्शन प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है। एक बार आप गो थ्रू कर लो। ठीक है, आइए अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट ऑफ टैक्सेशन के बारे में बात करें। काफी कमेंट आ रहा था कि सर थोड़ा सा प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में बात करें। तो प्लेस ऑफ सप्लाई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, टाइम ऑफ सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्सेबल इवेंट उसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम पॉइंट ऑफ टैक्सेशन बोलते हैं। तो इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा, स्क्रीन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इधर उधर का ध्यान हटा दीजिएगा। अब देखो, मान लो फॉर्म सब फॉरवर्ड चार्ज पे बात करें, क्योंकि एग्जाम में फॉरवर्ड चार्ज ही पूछता है, रिवर्स चार्ज नहीं पूछता। गुड्स के केस में पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या हो,
अब यहां पे गुड्स अगर कोई सप्लाई कर रहा है, सप्लाई क्या हो रहा है बेटा? गुड्स। और दूसरा क्या हो सकता है? सर्विस। इसके अलावा कुछ होता है तो बता दें। नहीं। गुड्स के केस में या तो वो रेगुलर पर्सन होगा, मतलब नॉन कॉम्पोजिट डीलर होगा, या तो कॉम्पोजिट डीलर होगा। पक्का ना? कॉम्पोजिट डीलर पता है ना, कॉम्पोजिशन स्कीम जो लेके रखा है, जिसको 1% का टैक्स देना पड़ता है, जिसको आईटीसी नहीं मिलता, जो इंटर स्टेट सप्लाई करता है वो कॉम्पोजिट नहीं होता, जो ई बिजनेस करता है वो कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं होता, जिसका टर्नओवर 150 लाख से ज्यादा होता है उसको ही कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं होता। देखो कॉम्पोजिट स्कीम भी सरकार 5 ही पॉइंट है, पढ़ लेना, कहीं जाकर नहीं देखना बेटा, मैंने आपको पूरा वीडियो में समझाया। अब रेगुलर केस में जो बात मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान रखना। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, यही तुम्हारा पीओटी है या टैक्सेबल। इसी डेट को हम टैक्सेबल इवेंट मानेंगे या इसी डेट पे मैंने जीएसटी लगेगी। लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक है बेटा। तो गुड्स के केस में अगर आप एक रेगुलर सप्लायर है, रेगुलर डीलर है, तो कुछ नहीं देखना बेटा, तुम्हारा सिर्फ डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस देखना है। ठीक है। अगर आप कॉम्पोजिट डीलर है तब यहां पे दो चीजें सामने आएगा, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट रिसीव। रिसीविंग डेट इंपॉर्टेंट है, पेमेंट रिसीव बोला। इन दोनों में जो विचेवर इज अर्लियर होगा वही हमारा टैक्सेबल इवेंट बनेगा या पीओटी बनेगा। देखो ये डायग्राम लास्ट दिन देख लेना, ठीक है बेटा। फिर से गुड्स के केस में अगर आप रेगुलर डीलर है तो आपको कुछ नहीं देखना है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस देखना है। कॉम्पोजिट के केस में दो चीजें आता है, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट, जो पेमेंट जिस दिन रिसीव हो। मान लो सामने वाला पार्टी हमको 15 तारीख को दिया चेक, कब डेट दे रहा? 15, मान लो 15 जनवरी को चेक दिया और चेक क्रेडिट हो रहा है 17 तारीख को। चेक मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कब हुआ? 17 तारीख को। तो ये डेट है, ठीक है ना? इस डेट को क्रेडिट जिस दिन रिसीव हो रहा है, रिसीविंग डेट, रिसीविंग ऑफ अमाउंट मनी इज इंपॉर्टेंट। क्लियर टू ऑल? सर्विस के केस में फिर से, अच्छा सर्विस में रेगुलर और कॉम्पोजिट होता है क्या? नहीं होता, नहीं होता ना। अगर किसी को लगता है कि सर्विस के केस में कॉम्पोजिट होता है तो प्लीज मेरा बात समझो, आपको वीडियो देखने की जरूरत है। कॉम्पोजिट को कॉम्पोजिट स्कीम के अंदर में सर्विस प्रोवाइडर नहीं आते, ठीक है, क्योंकि उनको आईटीसी वैसे भी नहीं मिलता, ऐसे भी नहीं मिलता। सर्विस के केस में हम क्या देखेंगे? इनवॉइस इशूड टाइमली, इनवॉइस नॉट इशूड टाइमली। सर ये टाइमली क्या होता है? 30 दिन के अंदर, मतलब 31st डे के अंदर आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, ठीक है। उससे ज्यादा टाइम लगा दे, मतलब सर ये क्या होता है इनवॉइस? समझो, मान लो सर्विस हमने प्रोवाइड किया आज, तो आज से 31वां दिन के अंदर तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। दैट इज कॉल्ड इनवॉइस इशूड टाइमली। आई रिपीट, सर्विस इज कंप्लीटेड टुडे, इनवॉइस शैल बी इशूड फ्रॉम टुडे 31 डेज के अंदर।
दैट इज कॉल्ड इनवॉइस इशूड टाइमली। सर सर्विस आज कंप्लीट हुआ, इनवॉइस पहले ही मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनवॉइस इशूड टाइमली मानेंगे। सर्विस आज कंप्लीट हुआ, इनवॉइस आज ही मिल गया, टाइमली इशूड। सर्विस आज कंप्लीट हुआ, इनवॉइस 10 दिन बाद आया, टाइमली इशूड। सर्विस आज कंप्लीट हुआ, इनवॉइस 20 दिन बाद आया, टाइमली इशूड। सर्विस आज कंप्लीट हुआ, इनवॉइस 40 दिन बाद आया, नॉट टाइमली इशूड। क्लियर? टाइमली इशूड का मतलब समझ में आ रहा है? पक्का बात? ठीक। 31 दिन के अंदर, कब? काम खत्म होने के 31 दिन के अंदर इनवॉइस इशू हो जाए तो उसको हम कहते हैं टाइमली इशू। तब डेट ऑफ इनवॉइस इशू इज योर पीओडी। अगर इनवॉइस नॉट इशूड टाइमली तो डेट ऑफ कंप्लीटेशन या प्रोविजन ऑफ सर्विस, काम जिस दिन खत्म हुआ, कंप्लीटेशन ऑफ सर्विस बोलते हैं या प्रोविजन ऑफ सर्विस बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट ऑफ पेमेंट रिसीव, इन दोनों में जो अर्लियर होगा उसको कंसीडर करेंगे। कंसेप्ट क्लियर? पूरा डायग्राम टेक अ स्क्रीनशॉट मैन, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। व्हाट इज टाइमली इशूड मैं यहां पे समझा दे रहा हूं। इनवॉइस इज सेड टू बी timely issued if invoice is issued within 31 days of completion of service। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नोट है जो मैं बार बार चिल्ला रहा था वो मैं लिख दे रहा हूं ताकि कल मेरी बात अगर आप भूल भी जाओ तो याद रहेगा। कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल? चलो नेक्स्ट। तो ये भैया हमारा फॉरवर्ड चार्ज खत्म हो गया। रिवर्स चार्ज थ्योरेटिकली पढ़ लेना, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है, वो पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा हाँ, यहां पर मैंने वहां पर एक चीज मैं भूल गया कि सर मान लीजिए गुड्स के केस में इनवॉइस को इशू तो कर दिए तब तो ठीक है, अगर इनवॉइस इशू नहीं किए तो जो लास्ट डेट होगा उसी को हम मानेंगे। हम यही अज्यूम करेंगे कि लास्ट डेट तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो लास्ट डेट को ही आप इनवॉइस इशू डेट मानिए। ठीक है, वो मेरा मिस हो गया, सो सॉरी फॉर दैट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम टॉपिक पे आएंगे आईटीसी। देखो बेटा, आईटीसी करने से पहले फिर मैं अपने कंसेप्ट को क्लियर कर दूं। आईटीसी क्या कहता है? आईटीसी मतलब क्लेमिंग ऑफ योर क्रेडिट, क्लेमिंग ऑफ योर इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो याद रखो कौन किससे एडजस्ट होगा ये सब। आईजीएसटी, ये मैं आईटीसी एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूं। आईजीएसटी सबसे पहले सेट ऑफ होगा, मतलब किसके साथ एडजस्ट होगा, वो है अपने घर में, दैट इज आईजीएसटी। आईजीएसटी सबसे पहले किससे होगा? आईजीएसटी। सीजीएसटी सबसे पहले किससे होगा? सीजीएसटी। एसजीएसटी सबसे पहले किससे होगा? एसजीएसटी। यहां तक किसी को दिक्कत? पहले सबको खुद के घर से करना। एनी बैलेंस आईजीएसटी में अगर कोई बैलेंस है
तो ये सी से भी हो सकता है, एस से भी हो सकता है। मतलब सर कंप्लीटली सी से कर दो, कंप्लीटली एस से कर दो, या इक्वल कर दो, ये पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट है, ये तुम्हारे को सोचने की जरूरत नहीं। एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा गया, बताया गया था, शायद हमको याद आ रहा है, तो बोल दिया था कि आप 1:1 में दे दो एज पर योर चॉइस। मैं यही बोलता हूं कि भाई देख लेना किसका लाइबिलिटी ज्यादा, उसके साथ एडजस्ट कर दो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका आंसर वैसे मैच नहीं करता तो इसका मतलब आप गलत नहीं हो। मैंने अपना असम्पशन लिया कि मैंने सबसे पहले सी से एडजस्ट किया। तुम्हारा खुशी है तुम एस से कर दो, तुम्हारा खुशी है तुम दोनों से आधा आधा कर दो, एज पर योर चॉइस। ठीक है, सी जीएसटी सबसे पहले खुद से होगा और बच जाएगा तो आई जीएसटी से होगा, एस जीएसटी से कभी नहीं होगा। एस सबसे पहले खुद से होगा, बच जाएगा तो आई जीएसटी से होगा और किसी से नहीं। ये है आईटीसी का क्रेडिट। आई रिपीट, आई जीएसटी सबसे पहले किससे, खुद से, बच जाएगा तो सी एस इक्वल एस पर योर चॉइस। सी किससे, सी से, बचेगा तो आई, नहीं बचेगा तो कोई बात नहीं। एस किससे, एस, बचेगा तो आई। सर इसके बाद भी कुछ बच गया तो कैरी फॉरवर्ड कर दो टू नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अगर इसके बाद भी कुछ बच जाएगा तो इट विल बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। कोई दिक्कत यहां तक? ध्यान से सुनो, इससे क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स 10 मार्क्स कुछ भी आ सकता है। डन, फिर से बोल रहा हूं, आई किससे, खुद से, बचेगा तो तुम्हारा मन, सी से देना। देखो ये थोड़ा स्मार्टनेस यूज करना पड़ेगा। अगर तुमको दिखता है कि सी का आउटपुट टैक्स ज्यादा है तो सी से एडजस्ट कर दो। आपको दिखता है कि एस का ज्यादा है तो एस से कर दो। आपको लगता है दोनों का बराबर है तो दोनों से कर दो, इक्वल इक्वल। और अगर क्वेश्चन बोले इक्वल करने का तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमको इक्वल करना पड़ेगा। आई नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन। Mr. Susanta Chakraborty, a GST registered dealer of West Bengal, furnishes the following particulars for the month of July. Input tax credit balance, बैलेंस है मतलब ये क्या है, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है। मतलब ये जो पिछले साल एडजस्ट नहीं हुआ वो अब इस साल बैलेंस कैरी हो गया। डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मतलब जितना आपने सेल किया। इंटरस्टेट इंक्लूसिव, याद रखना जब भी इंक्लूसिव होता है तो याद रखना वैल्यू जो भी अमाउंट रहेगा डिवाइडेड बाय 100 प्लस जीएसटी, क्योंकि इंक्लूसिव है, इनटू जीएसटी। ये कब, जब इंक्लूसिव होगा। जब एक्सक्लूसिव बोलेगा तो जीएसटी विल बी वैल्यू इनटू जीएसटी। क्लियर है, ये बात ध्यान रखिए। इंक्लूसिव बोलेगा तो ये, एक्सक्लूसिव बोलेगा तो ये। कुछ कुछ टीचर्स इसको गलत किया है बट आप समझो मतलब वही होगा। डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई है, इंटरस्टेट का इंक्लूसिव है तो ये इंक्लूसिव है मतलब 24,19,000 डिवाइडेड बाई 100। अब ये इंटर है ना, मैंने सब बताया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सप्लाई, इंटर, इंट्रा। इंट्रा मतलब विद इन, उसमें लगता है सी और एस या यूटी। इंटर मतलब आउटसाइड द स्टेट, क्या लगेगा, आई। तो ये वेस्ट बंगाल में। इंटर मतलब क्या लगेगा, आई। अब आई का रेट क्या है भैया, 18%, तो डिवाइडेड बाई 100 प्लस 18 इंटू 18। ये क्या है, इंट्रा, 40,71,000। सेम रेट 47,1,000 इंक्लूसिव है, सी 9 एस 9 यानी टोटल 18। अब सॉरी 118, 100 प्लस 18 इंटू 18 करोगे तो पूरा जीएसटी आ जाएगा, जिसको आप 2 पार्ट में बांटोगे, सी और एस। या दूसरा ऑप्शन है, यहां पे सिर्फ 9 लिख दो और वही अमाउंट दोनों में लिख दो। समझ रहे हो, 18 कर दो इंटू 18 करो, टोटल जीएसटी सी और एस के नाम पे आ जाए। सी को आधा, एस को आधा। सबसे अच्छा इंटू 9 कर दो, डायरेक्ट सी को डायरेक्ट एस को। क्लियर ना?
मैंने इसको किया, देख ओपनिंग बैलेंस। अब पहले आउटपुट टैक्स लायबिलिटी समझ। इंटर स्टेट 24,19,000 डिवाइडेड बाई 118 इंटू 18 आ गया जीएसटी। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट यानी विद इन द स्टेट 4071 डिवाइडेड बाई 118 इंटू 9, तो ये दोनों में इक्वल अमाउंट चला गया। क्लियर है? यानी या तो 18 करके डिवाइड बाई 2 करो तो दोनों को इक्वल, मतलब समझो भाई, ठीक है ये दोनों। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब इनवर्ट सप्लाई की बात, मतलब आईटीसी इंटर स्टेट। अब यहां पे बोल दिया एक्सक्लूसिव है, मतलब इस पे डायरेक्ट जीएसटी का रेट लगेगा। इंटर मतलब आउटसाइड द स्टेट 6.5 लाख का 18%। इंट्रा मतलब विद इन द स्टेट 15-20 का 9 और 9। आइए तो इंटर स्टेट सप्लाई 6.5 लाख का है इंटू 18% 1,17,000। इंट्रा स्टेट सप्लाई 15,20,000 का इंटू 9%, क्योंकि एक्सक्लूसिव में डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, इंक्लूसिव में डिवाइड करके मल्टीप्लाई होगा। ये पोर्शन क्लियर हो गया सबको? पक्का बात? अच्छे से। इंक्लूसिव है तो डिवाइड बाई 100 प्लस रेट, एक्सक्लूसिव है तो डायरेक्ट रेट, ठीक है। ये हमारे पास आ गया टोटल आईटीसी कलेक्टेड, टोटल आईटीसी कलेक्टेड, टोटल आईटीसी कलेक्टेड। ना ध्यान दो, अब ध्यान दो, आईटीसी आई का नाम पे 383,500, सी के नाम पे 191 और एस के नाम पे 180। सॉल्यूशन मत देखो बेटा, रुको। आउटपुट टैक्स 369। ध्यान दो सर, आउटपुट कितना 3,69,000, इनपुट कितना 383, मतलब आई में पैसा बचेगा, बचेगा ना। इनपुट ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है, जमा ज्यादा है, बैलेंस ज्यादा है, तो आउटपुट से एडजस्ट होने के बाद वी विल गेट सम बैलेंस। एंड वी ऑल नो दैट एनी अमाउंट लेफ्ट इन द नेम ऑफ IGST कैन बी यूज्ड ईदर इन द नेम ऑफ C, either in the name of S, or we can use equally. We have options left, or as any proportion. It is not tell कि भाई इक्वली करना है, तुम्हारा माने 3:2 कर दो, तुम्हारा जितना माने उतना कर दो, तुम्हारा कॉल है ना बच्चा, ठीक। ओके, अब C का बैलेंस है 191, मतलब इतने के गुल्लक में जमा है, और तुम्हारा टैक्स कितने का C का 3,10,000, तो सर कुछ बचने वाला नहीं है। S का इतना जमा है और गुल्लक में इतना, इधर भी कुछ बचने वाला नहीं। आइए तो पहले देखेंगे लेस, तो IGST में अभी मैंने बोला कि बचेगा, तो यहां बचेगा, हाँ या ना। अब मेरे पास दिख रहा है कि 383,500 गुल्लक में है, क्रेडिट मतलब तुम्हारे पास जमा है, जिसमें से तुमको टैक्स देना है 369, इतना दे दिया, तो बचेगा कुछ, कितना 383 माइनस 369, बचेगा तुम्हारा 14,500। अब ये जो 14,500 बच रहा है, तुम्हारा मन तो सी में दो, तुम्हारा मन एस में दो, तुम्हारा मन इक्वली दो, तुम्हारा मन 10 इसको दो, 4.5 तो तुम्हारा कॉल है। हमने क्या किसको दे दिया? सी को दे दिया। सिंपल रखा चीजों को, एस को कुछ नहीं दे दिया। सर हम एस को दे सकते थे ना। अब आईटीसी और CGST ये अपने वैल्यू से एडजस्ट होगा, ये अपने से एडजस्ट होगा, ये आया नील, इसमें बचा 1,04,000, इसमें बचा 1,25,700, यही तुम्हारा जीएसटी पेबल। अगर यहां नेगेटिव होता तो वो टैक्स कैरी फॉरवर्ड हो जाता, जी आईटीसी कैरी फॉरवर्ड हो जाता। समझ में आ रहा है बेटा? जो बैलेंस बच जाएगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अभी दिखाऊंगा, वैसा भी समझूंगा। क्लियर? बच्चे यही गड़बड़ करते, क्यों किताबों को देखते हैं, अलग अलग किताब, अलग अलग टीचर अपना अपना ज्ञान दे देता है। कंसेप्ट को समझो, नोट्स को समझो, सॉल्यूशन पे सब कुछ नहीं हो सकता। चलो आइए क्या बोल रहा है। A supplier of goods pay GST under regular scheme. He has made the following outward inward supplies in a tax period. Interstate supply of goods, interstate, intrastate. तो ये तुम्हारा आउटवर्ड सप्लाई है, ये तुम्हारा आईटीसी जमा है। अच्छा ये सब, ये दोनों सेल है और ये तुम्हारा परचेस है, परचेस है मतलब ये इनवर्ड, ठीक है। विथ हिम एट द बिगिनिंग
क्या करोगे बेटा? तो सबसे पहले हम आउटपुट टैक्स निकाल लें, यही कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आएगा। ICS इंटर स्टेट है, मतलब आउटसाइड द स्टेट, और कुछ बोला नहीं है कि एक्सक्लूसिव है तो इंक्लूसिव है, तो हम कुछ बोलेगा नहीं तो क्या बोलेंगे? हाँ अच्छा बोल दिया, आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस बोल दिया। फिर भी अगर ये लाइन नहीं बोलता तो क्या लेते? तो एक्सक्लूसिव ही लेते सर, ठीक है। तो 10 लाख का 18% कितना जमा होगा? 1,80,000, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, फॉर्मेट नहीं, ये आउटपुट टैक्स जैसे हमने स्टेटमेंट दिखाया है आपको वैसे बनाना पड़ेगा। आउटपुट इंटर स्टेट सप्लाई IGST के अंदर डैश डैश, ये इंटर, अब इंट्रा आउटपुट टैक्स 2 लाख का 9%, 9% कितना होगा भाई? 18,000, और ये 18,000 C और S जमा हो गया। दिस इज योर आउटपुट टैक्स। अब ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट निकालेंगे, ICS ओपनिंग कितना है बेटा? 20 सॉरी ये 25, आई के नाम पे 25 है ना, C और S 20, ठीक है। इनवर्ड सप्लाई, ये जो इनवर्ड हुआ है वो इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट। तो 5 लाख का 9% कितना होता है बेटा? 45,000। C के नाम पे 45, S के नाम पे 45, कितना का जमा हो गया? 25, 65, 65, ठीक है बेटा। अब देखो ITC का टैक्स लायबिलिटी कितने का है? 80, और जमा कितना है तुम्हारे पास? पहले से गुल्लक में कितना है? क्रेडिट कितना है? 25। तो ये 80 से 25 एडजस्ट हो जाएगा। यहां पर एडजस्टमेंट दिखाते हैं, ICS 80, 18, 18 लेस ITC, पहले सबको खुद का दे दो 25, इसका 65 है तो क्या 65 देंगे? नहीं सर 18 ही तो लेगा। इसका 65 है, 65 देंगे क्या? नहीं सर 18 ही लेगा। हाँ या? अब इसमें कितना बच जाएगा? 47, और इसमें भी कितना बचेगा? 47। तो हमने क्या सिखाया था कि भाई ITC में पैसा बचे तो C में यूज करो, लेकिन इसमें बच तो रहा नहीं है, C में बच रहा है, C का पैसा हम I में यूज कर सकते हैं। लेस ITC कितने का? 47। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? C में तुम्हारे पास जमा कितना है? 65, बट लायबिलिटी है कितना? 18, तो 18 का 18 चला गया, बचा हुआ 47 हम किससे एडजस्ट कर सकते हैं? I से। S में कितना का लायबिलिटी है? 18, 18 का 18 दे दिए, बचा कितना? 47, लेकिन अगर इसको 47 देंगे तो यहां पे एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब ये देखो इसको जरूरत कितने का? 60 और 72, 8 का जरूरत है, 8 इसको दे देंगे, मतलब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, लेकिन यहां पर कुछ पैसा बच जाएगा। कितना बच जाएगा बेटा? 30। चीजों को समझो बेटा। अब आपके मन में एक सवाल उठ सकता है, सर आपने C में को पहले एडजस्ट कर दिया, S को बाद में किया। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, आप S को भी पहले कर सकते हो, बट मेरी बात में तो C को पहले कर, क्योंकि सेंट्रल को सेंट्रल से पहले उड़ा दो। समझ रहे हो बात को? आई तो सेंट्रल गवर्नमेंट उड़ा रहा है, तो सेंट्रल को सेंट्रल से उड़ा दो, इसलिए सेंट्रल को पहले मैंने उड़ा दिया। ठीक है बेटा, कंसेप्ट समझ में आ रहा है? आइए
तो ये था तुम्हारा आईटीसी के ऊपर कंसेप्ट। अब इसके बाद और क्या समझ देख लेते हैं। ठीक है, अब टर्नओवर या टैक्सेबल सप्लाई। तो मैंने टैक्सेबल सप्लाई पे भी वीडियो बनाकर वो जो है वो अपलोडेड है, वो आप देख लेना, बट फिर भी मैं आपको रिकॉल कर दूंगा। टैक्सेबल सप्लाई का सिस्टम क्या है, क्या क्या जुड़ेगा? सर कोई भी टैक्स अदर देन जीएसटी जुड़ जाएगा, क्योंकि जीएसटी के नाम पे आपको क्रेडिट मिल जाता है। जिस चीज का फायदा आपको फ्यूचर में मिलेगा उसको आप आज अपना खर्चा नहीं मान सकते। प्रैक्टिकल सोचो, अगर आपको कोई चीज का फायदा कल मिलेगा तो आप उसको आज खर्चा लेंगे क्या? वो तो पैसा मुझे वापस मिल जाएगा, उसका बेनिफिट तो मुझे वापस मिल जाएगा, तो उसको आप आईटीसी, क्योंकि आपको उसका आईटीसी मिल रहा है, उसको अपना कॉस्ट का पार्ट नहीं जोड़ सकते। लेकिन दूसरा टैक्स का कभी भी क्रेडिट नहीं मिलता। कस्टम पे कर दिए, म्युनिसिपल टैक्स पे कर दिया, फलाना फलाना कुछ भी पे कर दिए, उसका आईटीसी नहीं मिलता, तो उसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में नहीं मिलेगा, हम उसको अपना पार्ट में ले लेंगे। पहला पार्ट टैक्सेस को लेके, तो अदर देन जीएसटी ऑल टैक्सेस विल बी कंसीडर्ड, will be the part of your taxable supply. GST will never become the part of your taxable supply. Any expenses done on behalf of buyer, buyer ने कहा कर दो, या कोई भी ऐसा खर्चा जो इंसिडेंटल टू सप्लाई है, जरूरी है सप्लाई के लिए, वो सारा खर्चा पार्ट बनेगा। पक्का बात? तो कोई भी खर्चा जो इंसिडेंटल टू सप्लाई है, जरूरी है, कोई भी खर्चा बायर के कहने पे किया जा रहा, वो सारा चीज कॉस्ट का पार्ट बनेगा, टैक्सेबल सप्लाई का पार्ट बनेगा। सब्सिडी के केस में गवर्नमेंट सब्सिडी को कंसीडर नहीं करेंगे, अदर कोई भी सब्सिडी होगा कंसीडर कर लेंगे। मतलब गवर्नमेंट सब्सिडी विल नॉट बिकम द पार्ट ऑफ योर टैक्सेबल सप्लाई, बट अदर सब्सिडी विल बिकम द पार्ट ऑफ योर टैक्सेबल सप्लाई। क्लियर? कोई दिक्कत? नेक्स्ट, डिस्काउंट बहुत इंपॉर्टेंट भाई, सीधा सा लॉजिक है। डिस्काउंट के बारे में अगर पहले से बोल चुके हो कि हाँ हम तुमको डिस्काउंट देंगे, तुम पहले पेमेंट कर देना, हम तुमको डिस्काउंट देंगे, तुमको डिस्काउंट मिलेगा। कोई बात नहीं था कि 30 दिन के अंदर पैसा दोगे तो तुमको डिस्काउंट देंगे, और वो पैसा दिया या नहीं दिया और तुम उसको डिस्काउंट दिखा दो, नहीं। If discount is duly recorded in your invoice, if invoice is recorded prior, पहले से बता दिया गया है, मार्क्ड है, इन्फॉर्म्ड है, तो वो पार्ट बनेगा। कौन सा डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट तो कभी बनता ही नहीं, ट्रेड डिस्काउंट तो बल्क सप्लाई की डिमांड। ठीक है, तो जो डिस्काउंट के बारे में पहले से इन्फॉर्म्ड है हम उसको कंसीडर करेंगे, मतलब उसको हम टैक्सेबल सप्लाई से डिस्काउंट माइनस कर देंगे। बट अगर कोई डिस्काउंट के बारे में पहले से इन्फॉर्म नहीं है, हम उसको माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, कोई भी लेट फीस, फाइन, पेनल्टी, इंटरेस्ट, तुम लेट से पेमेंट कर रहा है, उसका इंटरेस्ट जोड़ दे रहे, वो सारा टैक्सेबल सप्लाई का पार्ट बनेगा, मतलब इंक्लूड हो जाएगा। देखो थोड़ा फास्ट बनना पड़ा, मैं मजबूर हूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जीएसटी को लेकर प्रॉपर वीडियो डाला, क्योंकि मुझे पता है कि जीएसटी 1 घंटा का टॉपिक नहीं है, आधा घंटा में टॉपिक नहीं है, 30 मार्क्स का टॉपिक है, इसीलिए मैंने प्राइमरीली उसको पहले अपलोड करवाया। खैर आइए, सेल प्राइस चार्ज टू कस्टमर 12,50,000 एक्सक्लूडिंग ऑफ जीएसटी है, अगर इंक्लूडिंग होता तो पहले इसमें से जीएसटी को बाहर करता। कमीशन चार्ज टू बायर्स, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग एक्सपेंसेस इंसिडेंटल टू सेल, पेमेंट चार्जेस सोन सेपरेटली, भैया जरूरी है इनवॉइस इसके लिए, सप्लाई के लिए जोड़ेंगे। प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट इंडिकेटेड इन इनवॉइस, इनवॉइस में पहले से इन्फॉर्म था तो इसका बेनिफिट हमको मिलेगा, अगर ये पहले से इन्फॉर्म नहीं होता तो इसका बेनिफिट हमको नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं। 12,50,000 कमीशन ऐड हो गया, पैकिंग ऐड हो गया, पेमेंट ऐड हो गया, आ गया 1289,500। मैंने कहा बिकॉज इट्स इंडिकेटेड लेस इसका बेनिफिट मिल जाएगा, जो वैल्यू आएगा वही टैक्सेबल सप्लाई है, उस पे जीएसटी चार्ज कर देंगे, दैट्स इट। ये 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो
चलो, ऑलरेडी नोट्स में है तो ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। नाउ क्या बोल रहा है, लिस्ट प्राइस कितना, 1 लाख, कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग। अब देखो बेटा लॉजिकली समझो क्या बोल रहा है, इंक्लूडेड इन सेलिंग प्राइस। अब अगर वो चीज, और देखो हमको क्या पता है कि प्राइमरी पैकिंग को हमको इंक्लूड करना है, प्रैक्टिकल बात है, बट अगर वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो क्या फिर ऐड करोगे, 2 बार दिखाओगे, नहीं सर, तब इसको कंसीडर नहीं करेंगे। कॉस्ट ऑफ पैकिंग एट बायर्स रिक्वेस्ट, बायर के कहने पे कोई भी खर्चा पार्ट बनता एंड इट इज नॉट इंक्लूडेड, तो हम इसको जोड़ देंगे। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट से मिलने वाला कोई भी सब्सिडी नहीं जुड़ेगा। ट्रेड डिस्काउंट एक्चुअली अलाउड सोन सेपरेटली, ट्रेड डिस्काउंट का बेनिफिट हमेशा मिलेगा। ठीक है बेटा, देखिए सॉल्यूशन है कि नहीं है, क्लियर, समझ में आ गया, ये जुड़ेगा ये नहीं जुड़ेगा, बिकॉज इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड, इसलिए नहीं क्योंकि इंक्लूड नहीं होता, इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। ये इंक्लूड होगा, ये कभी इंक्लूड नहीं होता, और इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट इनिशियली दे दिया जाता है। कैश डिस्काउंट अभी भी दे सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं, बाद में दोगे तो पहले से बता के रखना, नहीं तो नहीं मिलेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? सो जीएसटी के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पोर्शन था मैंने उसको रिकॉल कर दिया, पूरा वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स 40 मार्क्स हम कवर कर दिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आपको मेरा क्लास पसंद आ रहा है तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।